क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ सेल्स पर्सन बिना ज्यादा कोशिश किए डील क्लोज कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग घंटों प्रेजेंटेशन देकर भी मैं सोचकर बताता हूं सुनते रह जाते हैं। रहस्य सिर्फ एक है, कहानी। पॉल स्मिथ कहते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं कहानी खरीदते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ब्लूप्रिंट जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को एक ऐसी स्टोरी में बदल देंगे जो ध्यान खींचे, भरोसा बनाए और एक्शन करवाए। ये प्रोडक्ट बिकेगा? मुझे क्यों पूछ रहा है? नहीं, आपको इतने बड़े बड़े बिजनेस का एक्सपीरियंस है, इसीलिए। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। सूप तेरा प्रोडक्ट है, सूप कोई बेच रहा है, पर कस्टमर को तो प्रोडक्ट ही चाहिए ना। कस्टमर को घंटा पता है। कस्टमर तो कस्टमर तो जिसे बेचना है उसे थोड़ी बेचते हैं। तो सूप तेरी कहानी है, वर्दी तेरा हीरो है। कहानी को नहीं, हीरो को बेच, हीरो है वो। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप लोगों को डेटा से कन्विंस करें या उन्हें कहानी से कन्वर्ट करें। डेटा आपको सुनाया जाता है, लेकिन कहानी आपको महसूस करवाई जाती है। पॉल स्मिथ कहते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं कहानी खरीदते हैं। और आज हम समझेंगे कि एक अच्छी सेल्स स्टोरी क्यों 3 गुना ज्यादा असरदार होती है, ध्यान खींचती है, ग्रैब अटेंशन। आज के जमाने में आपके क्लाइंट का ध्यान सिर्फ 8 सेकंड के लिए आपका है। अगर आप उस समय में उनका ध्यान नहीं खींच पाए तो आपका मैसेज हवा में उड़ जाएगा। डेटा सुनते वक्त लोग फिल्टर मोड में चले जाते हैं, ये मेरे काम का है या नहीं। लेकिन कहानी सुनते वक्त उनका दिमाग कहता है, रुको, आगे क्या होगा। कहानी एक मूवी ट्रेलर की तरह होती है जो आगे देखने के लिए मजबूर करती है। एक मजबूत ओपनिंग लाइन, जैसे मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाला हूं जिसने सिर्फ 1 हफ्ते में अपनी सेल्स डबल कर दी, तुरंत ऑडियंस को खींच लेती है, भरोसा बनाती है, बिल्ड ट्रस्ट। सेल्स में भरोसा ही सब कुछ है। लोग उस पर भरोसा करते हैं जिसे वो समझते हैं और जिससे वो जुड़ते हैं। कहानी आपके और क्लाइंट के बीच मानव कनेक्शन बनाती है। जब आप असली अनुभव, असली चुनौतियां और असली रिजल्ट बताते हैं तो सामने वाला सोचता है, ये इंसान मेरी भाषा बोल रहा है, इसका अनुभव असली है। पॉल स्मिथ कहते हैं, कहानी में झूठ चल सकता है लेकिन बिक्री में नहीं। यानी ऑथेंटिक स्टोरी आपकी क्रेडिबिलिटी का पासपोर्ट है, एक्शन के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर एक्शन। डेटा आपको सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन कहानी आपको करने पर मजबूर करती है। एक अच्छी सेल्स स्टोरी सिर्फ क्या और कैसे नहीं बताती, बल्कि क्यों अभी का जवाब देती है। क्लाइंट आपके किरदार में खुद को देखता है और सोचता है, अगर उसने ये किया तो मैं भी कर सकता हूं। याद रखिए, एक्शन बिना इमोशन नहीं आता, और इमोशन का सबसे शॉर्टकट तरीका है एक दमदार, रिलेटेबल कहानी। कल्पना कीजिए कि आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं और पैकेज बेच रहे हैं। डेटा वाला पिच, हमारे वर्कआउट प्लान से 30 दिनों में औसतन 4 किलो वजन कम होता है। कहानी वाला पिच, पिछले महीने पूजा नाम की एक वर्किंग मॉम आई। 30 दिन तक उसने सिर्फ 20 मिनट रोज वर्कआउट किया और अब वो 4 किलो हल्की, 5 साल जवान और अपनी बेटी के साथ बिना थके खेल पाती है। बताइए, कौन सा पिच ज्यादा असरदार लगा? तो याद रखिए, अच्छी सेल्स स्टोरी सिर्फ बताती नहीं बल्कि महसूस कराती है और बदल देती है। अब सवाल है, ऐसी कहानी के जरूरी हिस्से क्या होते हैं जो उसे परफेक्ट और यादगार बनाते हैं? कहानी बनाना किसी घर बनाने जैसा है। अगर नींव, दीवार और छत सही ना हो तो घर टिकेगा नहीं। पॉल स्मिथ कहते हैं, एक परफेक्ट सेल्स स्टोरी में 8 जरूरी हिस्से होते हैं। अगर इनमें से एक भी मिस हुआ तो कहानी फीकी पड़ सकती है। तो चलिए इन 8 इंटरेस्टिंग और असरदार एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। एक समय और जगह की सेटिंग द सीन। ऑडियंस को तुरंत कहानी के टाइम और लोकेशन में ले जाइए। जब लोग जानते हैं कि कहां और कब हुआ तो उनका दिमाग उसी माहौल में चला जाता है। उदाहरण, जनवरी 2021 की एक ठंडी सुबह, दिल्ली के चांदनी चौक की एक भीड़भाड़ वाली दुकान। यह ओपनिंग सुनते ही दिमाग दुकान, सर्दी और हलचल को महसूस करने लगता है। 2 मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर। हर कहानी का हीरो जरूरी है जिससे ऑडियंस जुड़ सके। किरदार असली, रिलेटेबल और इम्परफेक्शंस वाला हो ताकि वो इंसान लगे, रोबोट नहीं। उदाहरण, रमेश 42 साल का दुकानदार जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग का जरा भी अनुभव नहीं था।
ऑडियंस सोचता है, अरे ये तो मेरी तरह है। 3 एक चुनौती या प्रॉब्लम, द कॉन्फ्लिक्ट। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किरदार किसी समस्या में फंसता है। यही वो पल है जो ऑडियंस को खींचता है। आगे क्या होगा? उदाहरण, रमेश की दुकान में पिछले 3 महीनों से ग्राहक कम आ रहे थे और वो घाटे में जा रहा था। फॉर सॉल्यूशन की तलाश, सर्च फॉर सॉल्यूशन। अब दिखाइए कि किरदार कैसे हल खोज रहा है। कोशिशें, असफलताएं, नई उम्मीदें। यह हिस्सा ऑडियंस को इन्वॉल्व रखता है। उदाहरण, उसने अखबार में ऐड दिया, डिस्काउंट ऑफर चलाया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, 5 टर्निंग पॉइंट, द बिग चेंज। यह कहानी का वो पल है जब अचानक कुछ नया होता है जो खेल बदल देता है। उदाहरण, तभी उसके दोस्त ने उसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग पैकेज के बारे में बताया और रमेश ने हिम्मत करके इसे आजमा लिया। 6 रेजोल्यूशन। अब दिखाइए कि सॉल्यूशन ने समस्या कैसे हल की। ये वो हिस्सा है जहां ऑडियंस को हैप्पी एंडिंग मिलती है। उदाहरण, सिर्फ 2 हफ्तों में रमेश की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लौट आई और उसकी बिक्री 50% बढ़ गई। 7 सीख, लेसन। कहानी सिर्फ खत्म न हो बल्कि कुछ सिखाए भी। ये सीख आपके सेल्स मैसेज को पक्का कर देती है। उदाहरण, कभी कभी सही टूल और सही टाइमिंग ही आपकी किस्मत बदल देते हैं। 8 छोटा और असरदार एंड, पावरफुल क्लोज। अंत छोटा, सीधा और यादगार होना चाहिए ताकि सुनने वाला कहानी खत्म होते ही कहे, वाह। उदाहरण, आज रमेश सिर्फ दुकान नहीं चलाता, वो अपने ब्रांड को चलाता है और मुस्कुराता है। तो याद रखिए, ये 8 हिस्से आपकी कहानी को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अपनी सेल्स में आपको कहानी कहां-कहां इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उसका असर दोगुना हो जाए। अगले सेगमेंट में हम यही जानेंगे। 4, स्टोरी कहां यूज करें। कहानी सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए नहीं होती, ये आपकी सेल्स के हर स्टेप पर काम आ सकती है। पॉल स्मिथ कहते हैं, अगर आप जानते हैं कि कहानी कब सुनानी है तो आधी जीत वहीं मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं सेल्स के 4 बड़े मौके जहां स्टोरी टेलिंग आपका सीक्रेट वेपन बन सकती है। पहली मीटिंग में इंट्रोडक्शन के तौर पर, फर्स्ट मीटिंग इंट्रोडक्शन। पहला इंप्रेशन आपका गोल्डन चांस होता है। अगर आप शुरुआत में ही एक छोटी रिलेटेबल कहानी सुनाते हैं तो क्लाइंट आपको सेल्स पर्सन नहीं बल्कि इंसान की तरह देखेगा। कैसे करें? अपना नाम और कंपनी बताने के बाद एक छोटी सी बैक स्टोरी शेयर करें, जैसे आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया या किसी क्लाइंट की एक छोटी सक्सेस स्टोरी। उदाहरण, मैंने ये बिजनेस इसीलिए शुरू किया क्योंकि 5 साल पहले मैं भी आपकी ही तरह सही सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। फीचर्स और स्पेसिफिकेशन बताना बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की डेमो को कहानी के रूप में पेश करते हैं तो ऑडियंस खुद को उस सीन में देखेगा। कैसे करें? ये प्रोडक्ट XYZ करता है कहने के बजाय सोचिए आपके कस्टमर का दिन कैसा होगा जब वो ये इस्तेमाल करेगा से शुरुआत करें। उदाहरण, कल्पना कीजिए सुबह 9 बजे आपकी टीम ये सॉफ्टवेयर ऑन करती है और अगले ही घंटे में आप देख रहे हैं कि डेटा अपने आप एनालाइज हो रहा है। आपत्तियों को हैंडल करते समय, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। जब क्लाइंट कहता है ये मेरे लिए काम नहीं करेगा या ये बहुत महंगा है, तो सीधे तर्क करने से बेहतर है एक कहानी सुनाना। कैसे करें? किसी ऐसे क्लाइंट की कहानी बताएं जिसे भी यही डर या शक था और कैसे उसने ट्राई करने के बाद फायदा उठाया। उदाहरण, पिछले महीने हमारे एक क्लाइंट ने भी यही कहा था कि ये उनके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने देखा कि उनकी सेल्स 25% बढ़ गई। डील क्लोज करते समय, क्लोजिंग द डील। क्लोजिंग के समय क्लाइंट अक्सर आखिरी बार सोचता है, क्या मुझे ये लेना चाहिए? यही एक मजबूत इमोशनल कहानी उन्हें आखिरी पुश देती है। कैसे करें? एक सक्सेस स्टोरी सुनाएं जिसमें आपके प्रोडक्ट ने किसी की जिंदगी या बिजनेस में बड़ा बदलाव लाया हो। उदाहरण, हमारे एक क्लाइंट ने यह सर्विस ली थी और 6 महीने बाद उन्होंने हमें फोन करके कहा, आपने मेरा बिजनेस बचा लिया। तो याद रखिए, सही जगह पर सुनाई गई कहानी सबसे महंगे डिस्काउंट से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। अब सवाल है, कौन सी कहानी सुनाएं ताकि वो क्लाइंट को ऑथेंटिक और भरोसेमंद लगे। अगले सेगमेंट में हम यही सीखेंगे, पर्सनल और बिजनेस स्टोरी का सही बैलेंस। 5, पर्सनल बनाम बिजनेस स्टोरी। अगर आप सिर्फ पर्सनल स्टोरी सुनाते हैं तो लोग आपको अच्छा इंसान तो मानेंगे, लेकिन शायद प्रोडक्ट न खरीदें। और अगर आप सिर्फ बिजनेस स्टोरी सुनाते हैं तो लोग आपको प्रोडक्ट एक्सपर्ट मानेंगे, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। सफल सेल्स पर्सन जानते हैं, असली जादू तब होता है जब पर्सनल और बिजनेस स्टोरी का सही बैलेंस बनता है। पर्सनल स्टोरी भरोसा और कनेक्शन बनाती है। पर्सनल स्टोरी आपके ऑडियंस को यह एहसास दिलाती है कि आप भी उनकी तरह इंसान हैं, आपके पास भी सपने, डर और चुनौतियां हैं। क्यों जरूरी है? यह आपको रिलेटेबल बनाती है।
ऑडियंस को लगता है कि आप उन्हें सिर्फ बेचने नहीं बल्कि समझने आए हैं। उदाहरण, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तब मेरे पास सिर्फ RS5000 थे और एक पुराना लैपटॉप। पहले 3 महीने में मैंने जितनी गलतियां की उतनी शायद पूरी जिंदगी में न की हूं। इंपैक्ट, लोग आपकी संघर्ष और सफर से जुड़ जाते हैं और आप पर भरोसा करने लगते हैं। बिजनेस स्टोरी प्रोडक्ट की ताकत और रिजल्ट दिखाती है। बिजनेस स्टोरी का मकसद है आपके प्रोडक्ट सर्विस की वैल्यू को प्रूव करना और दिखाना कि यह ऑडियंस के लिए कैसे काम करेगा, क्यों जरूरी है, यह ऑडियंस के दिमाग में ये मेरे लिए कैसे मददगार होगा का जवाब देती है। आपके सॉल्यूशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। उदाहरण, हमारे एक क्लाइंट जो दिल्ली में एक रिटेल स्टोर चलाते हैं, उन्होंने हमारे सॉल्यूशन से सिर्फ 60 दिनों में अपनी सेल्स 40% बढ़ा दी। इंपैक्ट, यह सुनकर ऑडियंस के दिमाग में आपके प्रोडक्ट का रियल लाइफ प्रूफ बैठ जाता है। बैलेंस क्यों जरूरी है? अगर आप सिर्फ पर्सनल स्टोरी सुनाते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे लेकिन खरीदने का कारण नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ बिजनेस स्टोरी सुनाते हैं, लोग प्रोडक्ट को समझेंगे लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। बैलेंस का तरीका, स्टार्ट पर्सनल स्टोरी से करें, कनेक्शन बनाने के लिए। मिड में बिजनेस स्टोरी जोड़ें, वैल्यू दिखाने के लिए। एंड में दोनों को जोड़कर एक दमदार मैसेज दें, क्लोजिंग के लिए। 3 साल पहले मैं एक छोटे से ऑफिस में अकेले काम करता था और क्लाइंट्स के ईमेल का जवाब देने में घंटों लग जाते थे। पर्सनल कनेक्शन। तभी मैंने हमारा खुद का ऑटोमेशन टूल बनाया। आज यही टूल 500+ कंपनियों का टाइम और पैसा बचा रहा है। बिजनेस प्रूफ। अगर उस समय मैंने ये टूल न बनाया होता तो शायद मैं भी बाकी बिजनेस की तरह थक कर हार मान लेता। तो याद रखिए, पर्सनल स्टोरी दिल जीतती है और बिजनेस स्टोरी दिमाग। जब दोनों साथ चलते हैं तभी डील पक्की होती है। अब सवाल है, अपनी कहानी को इतना ऑथेंटिक कैसे बनाएं कि क्लाइंट को 100% भरोसा हो जाए। अगले सेगमेंट में हम यही सीखेंगे। 6. स्टोरी को ऑथेंटिक बनाना। सेल्स में एक झूठी या ओवर ड्रामा कहानी आपके लिए वैसी है जैसे रेत पर महल, दिखने में सुंदर लेकिन टिकता नहीं। पॉल स्मिथ कहते हैं, क्लाइंट एक बार प्रोडक्ट भूल सकता है, लेकिन अगर उसे लगे कि आपने सच नहीं बोला तो वो आपको हमेशा याद रखेगा, गलत तरीके से। क्यों ऑथेंटिक होना जरूरी है? लोग खरीदने से पहले भरोसा खरीदते हैं। अगर आपकी कहानी सच नहीं लगी तो क्लाइंट का भरोसा खत्म और डील भी खत्म। ऑथेंटिक स्टोरी, असली घटनाओं पर आधारित, सटीक डिटेल्स, इंसानियत और ईमानदारी झलकती हो। फेक स्टोरी, बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई बातें, गलत या घड़ी हुई डिटेल्स, सुनने में अच्छी लेकिन महसूस करने में नकली। ऑथेंटिसिटी के 3 नियम। ए, रियल इंसिडेंट। कहानी असली अनुभव या घटना पर आधारित हो, भले ही छोटा उदाहरण हो लेकिन सच हो। उदाहरण, पिछले हफ्ते हमारे एक क्लाइंट ने हमें फोन करके कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर ने उनका महीने का 20 घंटे बचा दिया। बी, असली नाम, रियल नेम्स। अगर क्लाइंट की प्राइवेसी का मुद्दा हो तो नाम बदल सकते हैं लेकिन बाकी डिटेल्स असली रखें। उदाहरण, दिल्ली का एक रिटेलर, हम उसे यहां मोहित कहेंगे, हमारी सर्विस लेने के बाद 30% ज्यादा कमा रहा है। सी, ईमानदारी, ऑनेस्टी। अगर किसी केस में रिजल्ट आने में टाइम लगा तो वो भी बताएं। ये सुनकर क्लाइंट को लगेगा कि आप सच बोलने वाले हैं, न कि सिर्फ बेचने वाले। उदाहरण, पहले 2 हफ्तों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा लेकिन 2 महीने बाद सेल्स 35% बढ़ गई। ऑथेंटिक स्टोरी का असर, एक सच और ईमानदार कहानी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, क्लाइंट को रियलिस्टिक उम्मीद देती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाती है। जब ऑडियंस को लगता है कि ये इंसान सच बोल रहा है तो वो आपके साथ बिजनेस करने में सुरक्षित महसूस करता है। क्विक टिप, अगर आपको कहानी को लेकर खुद भी थोड़ा संदेह है तो क्लाइंट को मत सुनाइए। यह आपके ब्रांड को बचाने का सबसे आसान तरीका है। तो याद रखिए, कहानी में ताकत सिर्फ शब्दों से नहीं आती बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से आती है। अब सवाल है, ऐसी स्टोरी बनाने का शॉर्टकट क्या है ताकि हर बार आपको फ्रॉम स्क्रैच शुरू न करना पड़े? अगले सेगमेंट में हम सीखेंगे पॉल स्मिथ का 5 स्टेप टेम्पलेट, जिससे कोई भी स्टोरी दमदार बन सकती है। 7. स्टोरी का टेम्पलेट, पॉल स्मिथ का 5 स्टेप फॉर्मूला। कहानी सुनाना एक आर्ट है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे एक सिंपल फॉर्मूले से मास्टर किया जा सकता है। पॉल स्मिथ कहते हैं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आपको हर बार क्रिएटिव जीनियस बनने की जरूरत नहीं। तो चलिए सीखते हैं वो 5 स्टेप फॉर्मूला जिससे आपकी हर स्टोरी हिट हो सकती है। फोन सेटिंग, कहां और कब हुआ, क्यों जरूरी? ऑडियंस को माहौल और टाइमलाइन पता हो तभी वो खुद को उस सीन में इमेजिन कर पाएंगे। कैसे करें? लोकेशन प्लस टाइम का छोटा लेकिन क्लियर डिस्क्रिप्शन दें। उदाहरण, साल 2018 की बात है। दिल्ली में एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी और मैं अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था। खुदे जुड़ते हैं, प्रोडक्ट से नहीं।
कैसे करें? मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो आप हो, आपका क्लाइंट हो या कोई और। उदाहरण, मोहित, एक 28 साल का रिटेल स्टोर ओनर जो दिन रात मेहनत करता था लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहा था। कॉन्फ्लिक्ट, समस्या क्या थी, क्यों जरूरी? बिना समस्या के कहानी फ्लैट लगेगी और ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कैसे करें? प्रॉब्लम को ऐसे दिखाएं कि सुनने वाला महसूस करे, ये तो मेरी भी समस्या है। उदाहरण, मोहित की दुकान में ग्राहक तो आते थे लेकिन बार बार नहीं लौटते थे। उसका मार्केटिंग बजट खत्म हो रहा था और सेल्स गिर रही थी। रिजोल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे मिला, क्यों जरूरी? ये वो पॉइंट है जहां आप अपना प्रोडक्ट या आइडिया हीरो की तरह पेश करते हैं। कैसे करें? बताएं कि कैसे समस्या हल हुई लेकिन कहानी के फ्लो में। उदाहरण, तभी मोहित ने हमारा कस्टमर रिटेंशन टूल इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले महीने में ही रिपीट कस्टमर्स 25% बढ़ गए और सेल्स वापस ट्रैक पर आ गई। कॉल टू एक्शन, सुनने वाले को क्या करना चाहिए, क्यों जरूरी? बिना सीटीए के कहानी अधूरी रहती है और सुनने वाला बस अच्छी कहानी थी कहकर आगे बढ़ जाता है। कैसे करें? ऑडियंस को साफ साफ अगला स्टेप बताएं। उदाहरण, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ग्राहक बार बार लौटें और सेल्स बढ़े तो आज ही ये टूल इस्तेमाल करना शुरू करें। प्रो टिप, हर स्टोरी में ये 5 स्टेप डालने की आदत डाल लीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपकी स्टोरी टेलिंग पावरफुल और प्रोफेशनल दोनों लगने लगेगी। तो अब आपके पास है एक रेडीमेड फॉर्मूला जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को कहानी में बदल सकते हैं। अगले और आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे सही कहानी सुनाने का टाइम और डिलीवरी स्टाइल ताकि असर 2 गुना हो जाए। 8, प्रैक्टिस और मास्टरी। स्टोरी टेलिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे मास्टर करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होती है वैसे ही सेल्स में स्टोरी प्रैक्टिस होती है। बिना रिपीट किए आप परफेक्ट नहीं बन सकते। अपनी 5-10 बेस्ट स्टोरीज लिख लें। क्यों? आपके पास पहले से तैयार स्टोरी बैंक होगा जिससे किसी भी सिचुएशन में तुरंत कहानी सुनाई जा सके। कैसे? 1, अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ से बेहतरीन कहानियां चुनें। 2, पॉल स्मिथ का 5 स्टेप फॉर्मूला लगाकर उन्हें स्ट्रक्चर करें। 3, नोटबुक या डिजिटल डॉक्यूमेंट में सेव करें। उदाहरण, एक बार मैंने एक फ्रीलांसर की कहानी लिखी थी जिसने सिर्फ 3 हफ्तों में क्लाइंट डबल कर लिए। वो आज भी मेरी टॉप 5 में है। बार बार प्रैक्टिस करें, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। आईने के सामने, दोस्तों के साथ या फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी कहानी सुनाएं। हर बार कोशिश करें कि नेचुरल और स्मूथ डिलीवरी हो। प्रो टिप, शुरुआत में स्क्रिप्ट देखकर बोलना ठीक है लेकिन धीरे धीरे याद करके बिना स्क्रिप्ट के बोलने का अभ्यास करें। स्टोरी को छोटा, साफ और असरदार बनाएं। लंबी और घुमावदार कहानी में ऑडियंस खो जाती है। अपनी कहानी को क्रिस्प करें, सिर्फ जरूरी डिटेल्स रखें, अनावश्यक बैकग्राउंड हटाएं, इंपैक्टफुल एंडिंग रखें। उदाहरण, अगर आपकी कहानी 5 मिनट की है तो उसे 3 मिनट में लाने की कोशिश करें। इससे एनर्जी और इंटरेस्ट दोनों हाई रहेंगे। क्लाइंट के रिएक्शन के हिसाब से एडजस्ट करें। हर ऑडियंस अलग होती है और उनका रिएक्शन भी। अगर क्लाइंट जल्दी में है, छोटी और सीधी कहानी सुनाएं। अगर वो रिलैक्स है और इंटरेस्ट दिखा रहा है, थोड़ी डिटेल और इमोशन जोड़ें। प्रो टिप, कहानी के दौरान क्लाइंट के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। वहीं से पता चलेगा कि आपको स्पीड बढ़ानी है या थोड़ा स्लो करना है। स्टोरी टेलिंग में मास्टरी का मतलब है किसी भी समय, किसी भी क्लाइंट के लिए सही कहानी सही तरीके से सुनाना, और ये सिर्फ बार बार करने से आता है। तो अब आपके पास है सेल्स स्टोरी टेलिंग का पूरा ब्लूप्रिंट। क्यों कहानी काम करती है, एक अच्छी सेल्स स्टोरी, 8 जरूरी एलिमेंट्स, कहां इस्तेमाल करनी है, पर्सनल और बिजनेस बैलेंस, ऑथेंटिसिटी, 5 स्टेप टेम्पलेट और प्रैक्टिस के तरीके। अब बारी है इसे सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि करने की, क्योंकि जो सुनाता है वही बेचता है। अब आपके पास है सेल्स स्टोरी टेलिंग का पूरा रोड मैप। क्यों कहानी काम करती है, एक अच्छी सेल्स स्टोरी की ताकत, 8 जरूरी एलिमेंट्स, कहां इस्तेमाल करनी है, पर्सनल और बिजनेस का बैलेंस, ऑथेंटिसिटी, 5 स्टेप टेम्पलेट और प्रैक्टिस का तरीका। लेकिन याद रखिए, किताब सुनने या पढ़ने से डील नहीं बंद होती, कहानी सुनाने से होती है। तो आज ही अपनी 5-10 बेस्ट स्टोरीज लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगली मीटिंग में सुनाकर देखिए, क्योंकि सेल्स की दुनिया में जो सुनाता है वही बेचता है। अगर अटेंशन इज द न्यू करेंसी, मतलब पैसा कमाने से पहले आपको इंसानों का ध्यान कमाना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक जूस की दुकान चला रहे हैं। सड़क पर 10 और जूस वाले बैठे हैं। सबके पास अच्छा जूस है, लेकिन उनमें से एक दुकानदार बोर्ड लगाता है, 1 गिलास जूस, हाथ शर्ज, 2 दिन की थकान गायब, फ्री टेस्ट इनसाइड। क्या होगा? लोग उसी दुकानदार की तरफ खींचे चले जाएंगे।
जबकि बाकी दुकानदार के पास अच्छे प्रोडक्ट होते हुए भी ग्राहक कम होंगे। यानी खेल जूस का नहीं, खेल अटेंशन का है। क्यों अटेंशन सबसे पहली स्टेप है? अटेंशन के बिना मार्केटिंग नहीं चलती। अटेंशन के बिना आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखा ही नहीं सकते। अटेंशन के बिना बायर आपके बारे में सोचने तक नहीं वाला। सभी कहते हैं कस्टमर का ध्यान खींचना ऐसे है जैसे शोरगुल वाली सड़क पर किसी को हल्के से पुकारना बनाम माइक पर उसका नाम लेना। माइक वाला तरीका काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, अटेंशन पकड़ लिया, लेकिन क्या हर इंसान हमारा कस्टमर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही चीज हम समझेंगे अगले सेगमेंट में। आइडियल कस्टमर एवेटार, यानी अपने ड्रीम क्लाइंट को कैसे पहचाने, क्योंकि गलत इंसान पर ध्यान खींचना आपके पैसों की बर्बादी है। 2. आइडियल कस्टमर एवेटार। अब मान लीजिए आपने अटेंशन खींच लिया, लोग रुककर आपकी बात सुनने लगे, लेकिन सोचिए क्या वो सब लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हर इंसान आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही, ये सोचना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर इंसान की जरूरतें अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं और उनके गोल्स भी अलग हैं। यही वजह है कि सभी कहते हैं अगर आप सबको बेचने की कोशिश करेंगे तो आखिर में किसी को भी नहीं बेच पाएंगे। मान लीजिए आप जिम ट्रेनर हैं, अब आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। 1. कोई जो सिर्फ वजन कम करना चाहता है। 2. कोई जो बॉडी बिल्डिंग और मसल्स बनाना चाहता है। अगर आप दोनों को एक जैसा प्रोग्राम ऑफर करेंगे तो क्या होगा? दोनों ही असंतुष्ट होंगे। लेकिन अगर आप पहले से साफ कर दें कि मैं 30 से 40 साल के ऐसे लोगों की मदद करता हूं जो बिना भूखे रहे वजन कम करना चाहते हैं, तो आपका मैसेज सीधा उनके दिल पर लगेगा। क्यों जरूरी है कस्टमर एवेटार? 1. आप जान पाएंगे कि किस भाषा और टोन में बात करनी है। जैसे स्टूडेंट को कैरियर की बात समझ आती है, लेकिन बिजनेस ओनर को प्रॉफिट सुनना अच्छा लगता है। 2. आप अपनी मार्केटिंग को सटीक बना पाएंगे। एड्स उन लोगों को दिखेंगे जिन्हें सच में जरूरत है। 3. आपका ऑफर ज्यादा पावरफुल लगेगा, क्योंकि वो किसी भीड़ को नहीं बल्कि किसी एक खास इंसान को टारगेट करेगा। प्रैक्टिकल टिप्स। सभी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देते हैं अपने ड्रीम कस्टमर को डिफाइन करने के लिए। आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। 1. उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैं लीड्स तो लाता हूं पर क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे। 2. उनका डर क्या है? जैसे अगर बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लॉस होगा। 3. उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस हर महीने स्टेबल प्रॉफिट दे। 4. उनके डिजायर्स और गोल्स क्या हैं? जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा क्लाइंट्स मिलें और मैं कंपटीशन से आगे निकल जाऊं। जब आप इन सवालों के जवाब लिख लेंगे तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी। यही आपका कस्टमर एवेटार है। एक बार साबरी सुबी ने एक डेंटिस्ट के लिए कैंपेन बनाया। अगर वो डेंटिस्ट सभी लोगों को टारगेट करता तो उसका एड वेस्ट जाता, लेकिन साबरी ने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो दांतों में पीलापन हटाने का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे। नतीजा, उसका क्लिनिक लगातार फुल बुक्ड रहने लगा। यानी स्पेसिफिक होना ही सक्सेस की चाबी है। तो दोस्तों, अब आपने सीखा कि अपने ड्रीम कस्टमर को कैसे पहचाने, लेकिन सवाल है, जब आपने ये तय कर लिया कि आप किसे सर्व करना चाहते हैं, तो अगली स्टेप है उन्हें अपनी तरफ खींचना। कैसे? फ्री वैल्यू देकर, बिना कुछ बेचे। यही स्ट्रैटेजी है लीड मैग्नेट, जिसे हम सेगमेंट 3 में गहराई से समझेंगे। 3. लीड मैग्नेट स्ट्रैटेजी। अब मान लीजिए आपने अटेंशन पकड़ लिया और आपने ये भी तय कर लिया कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, लेकिन अब असली सवाल यह है जब कस्टमर को अपनी तरफ कैसे खींचे और कैसे उन्हें आपके बिजनेस पर भरोसा दिलाए। यही आता है सब्री का सबसे जबरदस्त फॉर्मूला, लीड मैग्नेट स्ट्रैटेजी। सिंपल एक्सप्लेनेशन। सबरी कहते हैं डोंट सेल राइट अवे, गिव वैल्यू फर्स्ट। मतलब जैसे ही कोई नया इंसान आपके ब्रांड से जुड़ता है, आपको तुरंत प्रोडक्ट ठूंसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नया विजिटर सीधे आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप उन्हें पहले कुछ वैल्यूएबल फ्री गिफ्ट देंगे तो वो आप पर ट्रस्ट करेंगे और आपके ब्रांड को याद रखेंगे। मान लीजिए आप एक न्यूट्रिशन कोच हैं। अगर आप किसी से सीधा कहें मेरी 10,000 रुपये की डाइट प्लान ले लो, तो ज्यादातर लोग मना कर देंगे। लेकिन अगर आप कहें डाउनलोड दिस फ्री 7-day फैट लॉस डाइट चार्ट, बिना भूखे रहे, तो 100 में से 60 लोग इसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये फ्री है और उन्हें सीधे उनकी प्रॉब्लम का हल देता है। अब आपके पास क्या हुआ? उनका कॉन्टैक्ट, ईमेल या व्हाट्सएप, उनका इंटरेस्ट और सबसे बड़ी चीज उनका ट्रस्ट। क्यों लीड मैग्नेट जरूरी है? 1. ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग आपको वैल्यू गिवर मानते हैं, सेलर नहीं। 2. रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, अब आपके पास उनका डेटा है जिससे आप उन्हें बार बार कनेक्ट कर सकते हैं। 3.
सेल्स मशीन का पहला गियर, लीड मैग्नेट के बाद ही फनल का बाकी हिस्सा काम करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अब सवाल यह है कि लीड मैग्नेट बनाना कैसे है। यहां कुछ पावरफुल आइडियाज हैं। 1. ई बुक गाइड, जैसे 5 सीक्रेट्स टू डबल योर क्लाइंट्स इन 30 डेज। 2. चेकलिस्ट, जैसे बिजनेस ओनर्स के लिए डेली सोशल मीडिया चेकलिस्ट। 3. फ्री ट्रायल डेमो, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां फ्री 7 डेज ट्रायल देती हैं। 4. डिस्काउंट कूपन फ्री सैंपल, जैसे Amazon नए यूजर को RS 200 का डिस्काउंट देता है। साबरी सभी ने एक फर्नीचर स्टोर ओनर की मदद की। उसने फ्री होम स्टाइलिंग गाइड ऑफर किया, जिसमें टिप्स थीं कि घर के किस रूम में कौन सा फर्नीचर परफेक्ट लगेगा। लोगों ने वो गाइड डाउनलोड की और स्टोर ओनर के पास हजारों पोटेंशियल बायर्स की ईमेल लिस्ट बन गई। फिर जब उसने सेल लॉन्च की तो उसी लिस्ट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुई। तो दोस्तों, अब आपके पास अटेंशन भी है, कस्टमर एवेटार भी है और लीड मैग्नेट भी है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, जब आप वैल्यू देना जारी रखते हैं, क्योंकि सिर्फ फ्री गिफ्ट देने से कोई हमेशा आपका नहीं हो जाएगा। यही स्ट्रेटेजी हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, जहां आप बिना बेचे भी कस्टमर को अपने से जोड़ सकते हैं। 4. वैल्यू वैल्यू वैल्यू। जरा सोचिए, आपने किसी से पहली बार मुलाकात की। अगर वो इंसान पहली ही मुलाकात में आपसे पैसे मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, है ना? बिल्कुल यही गलती बहुत सारे बिजनेस ओनर्स करते हैं। जैसे ही कोई कस्टमर उनके फनल में आता है, वो सीधे बोल देते हैं बाय नाउ, और नतीजा 99% लोग भाग जाते हैं। सबरी सभी कहते हैं बिफोर यू सेल एजुकेट, बिफोर यू आस्क गिव। मतलब बेचने से पहले वैल्यू दो, नॉलेज दो, उनकी प्रॉब्लम को समझाओ। मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। अगर आप सीधा कहें मेरी कोर्स खरीद लो, RS 10,000 का है, तो शायद ही कोई खरीदे। लेकिन अगर आप फ्री में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं, जैसे YouTube वीडियो 5 मिस्टेक्स हर बिजनेस ओनर सोशल मीडिया एड्स में करता है, फ्री PDF हाउ टू राइट फेसबुक एड्स दैट कन्वर्ट, शॉर्ट वेबिनार 30 मिनट्स में सीखिए कैसे लीड्स लाएं, तो क्या होगा? लोग कहेंगे वाह, अगर फ्री में इतना मिल रहा है तो पेड कोर्स में क्या होगा। यहीं पर कस्टमर कोल्ड से वार्म और फिर हॉट बनता है। क्यों वैल्यू देना जरूरी है? 1. ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं। 2. अथॉरिटी क्रिएट होती है, आप कंपटीशन से अलग दिखते हैं। 3. रेसिप्रोसिटी ट्रिगर होती है, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो वो भी बदले में आपको कुछ देना चाहता है, यानी खरीदना। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. एजुकेट देम, प्रॉब्लम को सिंपल वर्ड्स में समझाइए, जैसे एड्स क्यों फेल होते हैं। 2. शो द पाथ नॉट द होल जर्नी, सॉल्यूशन की झलक दिखाइए लेकिन पूरा प्रोसेस पेड सर्विस ऑफर में हो। जैसे डॉक्टर आपको बताता है बीमारी क्या है और उसका इलाज कैसे होगा, लेकिन पूरी मेडिसिन वहीं से लेनी पड़ती है। 3. कंसिस्टेंसी, सिर्फ एक बार वैल्यू देने से काम नहीं चलेगा, लगातार कंटेंट, ईमेल्स या मैसेजेस भेजते रहिए। सबरी सभी ने एक फिटनेस कोच की मदद की। उसने फेसबुक एड्स में सीधा पैकेज बेचने की बजाय फ्री वीडियो सीरीज चलाई, 3 मिस्टेक्स जो आपकी फैट लॉस जर्नी खराब कर रही हैं। लोगों ने वीडियोस देखी, प्रॉब्लम समझी और नेचुरली उस कोच को एक्सपर्ट मान लिया। फिर जब उसने पेड प्रोग्राम ऑफर किया तो सेल्स का फ्लड आ गया। तो दोस्तों, अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, अटेंशन, कस्टमर एवेटार, लीड मैग्नेट और अब लगातार वैल्यू। लेकिन सिर्फ वैल्यू देने से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि अब समय है इस पूरे प्रोसेस को एक फनल सिस्टम में डालने का, जो स्टेप बाय स्टेप कस्टमर को बायर बनाए। यही स्ट्रैटेजी हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे, द सेल्स फनल। 5. द सेल्स फनल। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्स एक ही स्टेप में हो जाती है, जैसे एड देखो और तुरंत प्रोडक्ट खरीद लो। लेकिन सच ये है कि 90-80% बायर्स पहली बार में कभी नहीं खरीदते। ठीक वैसे ही जैसे आप पहली मुलाकात में किसी से शादी का प्रपोजल नहीं देते, पहले जान पहचान, फिर दोस्ती, फिर रिश्ता और आखिर में शादी होती है। सेल्स भी इसी तरह होती है, स्टेप बाय स्टेप। इसी स्टेप बाय स्टेप जर्नी को कहते हैं सेल्स फनल, द फनल जर्नी सिंप्लीफाइड। व्हाट? अवेयरनेस, जागरूकता। यहां कस्टमर पहली बार आपके बारे में जानता है। एग्जाम्पल, आपका YouTube वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट या फ्री ई बुक। 2. इंटरेस्ट, रुचि। अब कस्टमर आपको जान चुका है और थोड़ा इंटरेस्टेड भी है। एग्जाम्पल, वो आपकी ईमेल्स पढ़ रहा है, आपका वेबिनार अटेंड कर रहा है। थ्रू डिजायर, इच्छा, अब वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को पाना चाहता है। एग्जाम्पल, आपने सोशल प्रूफ दिखाया, सक्सेस स्टोरीज बताई और अब वो सोच रहा है मुझे भी चाहिए। छोड़, एक्शन, खरीदारी।
यहां कस्टमर रियल बायर बनता है। एग्जाम्पल, वो पेमेंट करता है या आपकी सर्विस लेता है। यही है फनल का मैजिक। बिना प्रेशराइज किए कस्टमर को स्टेप बाय स्टेप बायर बनाना। मान लीजिए आप ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेचते हैं। अवेयरनेस, आपने यूट्यूब पर वीडियो डाला, 5 इंग्लिश मिस्टेक्स इंडियंस ऑलवेज मेक। इंटरेस्ट, वीडियो के नीचे फ्री ई बुक ऑफर किया, देन पावरफुल सेंटेंसेस फॉर डेली कॉन्वर्सेशन। डिजायर, ई बुक डाउनलोड करने वालों को ईमेल भेजी। देखिए कैसे हमारे स्टूडेंट ने 30 दिन में फ्लुएंसी पाई। एक्शन, अब आप उन्हें स्पेशल डिस्काउंट पर कोर्स ऑफर करते हैं। नतीजा, कोल्ड ऑडियंस स्टेप बाय स्टेप हॉट बायर बन गई। क्यों फनल जरूरी है? 8, कस्टमर कंफर्टेबल रहता है, उसे लगता है वो नेचुरल जर्नी पर है, प्रेशर्ड नहीं। 2, कन्वर्जन रेट बढ़ता है, अचानक बेचने से 1% लोग खरीदते हैं, फनल से 10-20% लोग। 3, रिपीट सेल्स पॉसिबल होती हैं, फनल में कस्टमर एक बार नहीं बार बार बाय कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स, फनल को हमेशा सिंपल और क्लियर रखें, हर स्टेप पर 1 क्लियर गोल रखें। अवेयरनेस में सिर्फ एजुकेट करें, एक्शन में सिर्फ सेल करें। फनल में ऑटोमेशन टूल्स इस्तेमाल करें, जैसे ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, रिटारगेटिंग एड्स। सभी ने एक छोटे से ऑनलाइन बेकरी बिजनेस के लिए फनल डिजाइन किया। पहले फ्री रेसिपी ई बुक ऑफर किया, फिर ईमेल पर इजी केक बेकिंग वीडियोस भेजी और आखिर में प्रीमियम बेकिंग कोर्स ऑफर किया। रिजल्ट, पहले महीने में ही सेल्स 5x हो गई। ये पावर है फनल का। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि सेल्स फनल कैसे कस्टमर को अवेयरनेस से एक्शन तक ले जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादातर सेल्स फनल वहीं फेल हो जाते हैं जहां लोग फॉलो अप नहीं करते? और यही टॉपिक है हमारा अगला सेगमेंट, फॉलो अप इज किंग, जहां हम सीखेंगे कि सेल्स का असली खजाना पहली कोशिश में नहीं बल्कि फॉलो अप में छिपा होता है। 6, फॉलो अप इज किंग। अब तक आपने फनल बना लिया, अटेंशन लिया, वैल्यू दी और ऑफर भी रखा, लेकिन सोचिए कस्टमर ने पहली बार में बाय क्यों नहीं किया? शायद उसे और सोचने का समय चाहिए, शायद वो कंपैरिजन कर रहा हो, या शायद उसके पास उस समय बजट ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी खरीदेगा ही नहीं। असल में रिसर्च बताती है कि 80% सेल्स पहली इंटरेक्शन में नहीं होती। यानी अगर आप सिर्फ एक बार ऑफर करके चुप हो जाते हैं तो आपने 80% पोटेंशियल सेल्स खो दी। इसीलिए सभी कहते हैं द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, मतलब असली दौलत फॉलो अप में है। मान लीजिए आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपने 100 लोगों को पॉलिसी ऑफर की। पहली बार में सिर्फ 10 लोगों ने बाय किया, बाकी 90 ने कहा अभी सोचकर बताते हैं। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आप 10 सेल्स पर ही रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर फॉलो अप स्ट्रेटेजी लगाएंगे, रिमाइंडर कॉल करेंगे, बेनिफिट समझाएंगे, सक्सेस स्टोरीज भेजेंगे, तो अगले 1-2 महीने में बाकी 40-50 लोग भी बाय कर सकते हैं। यानी आपकी सेल्स 5x बढ़ सकती है सिर्फ फॉलो अप की वजह से। क्यों फॉलो अप इतना स्ट्रांग है? 1, ट्रस्ट टाइम लेता है, लोग तुरंत ट्रस्ट नहीं करते, बार बार कनेक्ट होने से भरोसा बनता है। 2, माइंड शेयर क्रिएट होता है, जितना कस्टमर आपको बार बार देखेगा उतना ब्रांड रिकॉल होगा। 3, टाइमिंग मैच होती है, आज कस्टमर रेडी नहीं पर कल हो सकता है वही बेस्ट टाइम हो। प्रैक्टिकल फॉलो अप स्ट्रेटजीज। 1, ईमेल फॉलो अप, ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजिए जिनमें टिप्स प्लस स्टोरीज प्लस ऑफर्स हों। एग्जाम्पल, हाय नेम, क्या आपने हमारी फ्री गाइड ट्राई की? यहां है नेक्स्ट स्टेप। 2, रिटारगेटिंग एड्स, जो लोग आपकी वेबसाइट पर आए पर बाय नहीं किया उन्हें एड्स दिखाइए। एग्जाम्पल, Amazon बार बार वही प्रोडक्ट एड्स में दिखाता है जो आपने देखा था। 3, कॉल और व्हाट्सएप रिमाइंडर, फ्रेंडली मैसेज भेजें, हे क्या आपने ऑफर देखा? यह सिर्फ 3 दिनों तक ही अवेलेबल है। 4, वैल्यू बेस्ड फॉलो अप, हर फॉलो अप में सिर्फ सेल न करें, वैल्यू भी दें, जैसे नया टिप, नया केस स्टडी या कोई फ्री रिसोर्स। सबरी ने एक रियल एस्टेट बिजनेस को स्केल करने में मदद की। उनका ऑफर था फ्री प्रॉपर्टी रिपोर्ट। पहली बार में सिर्फ 5% लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब उन्होंने ईमेल प्लस SMS प्लस रिटारगेटिंग एड्स से फॉलो अप किया तो अगले 60 दिनों में 40% लीड्स बायर्स बन गए, यानी 8x ज्यादा सेल्स सिर्फ फॉलो अप की ताकत से। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि सेल्स का असली खजाना फॉलो अप में छुपा है। लेकिन जब कस्टमर को बार बार फॉलो अप मिल रहा हो तब सबसे क्रिटिकल स्टेज आती है क्लोजिंग, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली क्लोज नहीं कर पाए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यही है हमारा अगला सेगमेंट, क्लोजिंग विद अथॉरिटी। 7, क्लोजिंग विद अथॉरिटी। अब तक आपने कस्टमर को हर स्टेप पर एजुकेट किया, वैल्यू दी और उसका भरोसा जीता, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है डील क्लोज करने का। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, ऑफर को बोल्डली प्रेजेंट नहीं करते,
या कस्टमर को डिसीजन लेने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं देते। रिजल्ट, कस्टमर कहता है अभी सोचकर बताऊंगा, और डील हाथ से निकल जाती है। सबरी सुबी कहते हैं क्लोजिंग इज नॉट अबाउट पुशिंग, इट्स अबाउट लीडिंग। मतलब क्लोजिंग किसी को फोर्स करने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें एक क्लियर पाथ दिखाने का नाम है। 3 पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ क्लोजिंग। 1, स्ट्रॉन्ग गारंटी, गारंटी देना। कस्टमर हमेशा रिस्क से डरता है, अगर आप उसे रिस्क फ्री बना देंगे तो वो बाय करने में कॉन्फिडेंट होगा। एग्जाम्पल, 30 days मनी बैक गारंटी, या अगर रिजल्ट न मिले तो फुल रिफंड। 2, सोशल प्रूफ, प्रूफ दिखाना। कस्टमर सोचता है क्या सच में ये काम करेगा? अगर आप उसे दूसरे कस्टमर्स की स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट्स दिखाएंगे तो उसका डाउट खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, हमारे 500 प्लस क्लाइंट्स ने सिर्फ 3 महीने में 2x ग्रोथ देखी। 3, स्कैर्सिटी अर्जेंसी, लिमिटेड ऑफर देना। अगर कस्टमर को लगेगा कि ऑफर हमेशा अवेलेबल रहेगा तो वो डिसीजन टाल देगा, लेकिन अगर आप बताइए ये डिस्काउंट सिर्फ अगले 48 घंटे तक है या सिर्फ 10 सीट्स बाकी हैं, तो वो तुरंत एक्शन लेगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ कहें कोर्स अवेलेबल है, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो लोग कहेंगे चलो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप कहें कोर्स एनरोलमेंट आज रात 12 बजे बंद हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी 200 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और उनके रिजल्ट्स यहां हैं। अगर आपको कोर्स पसंद ना आए तो 7 days मनी बैक गारंटी है। तो क्या होगा? कस्टमर के पास अब 3 रीजंस हैं एक्शन लेने के लिए। अर्जेंसी, आज रात तक। सोशल प्रूफ, 200 प्लस स्टूडेंट्स। रिस्क फ्री, मनी बैक गारंटी। रिजल्ट, क्लोजिंग स्ट्रांग होगी और सेल्स 2x 3x बढ़ जाएंगी। क्यों क्लोजिंग बोल्ड होनी चाहिए? अगर आप हिचकिचाएंगे तो कस्टमर को लगेगा कि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग करेंगे तो कस्टमर मानेगा कि आपका प्रोडक्ट सच में वैल्यूएबल है। बोल्ड क्लोजिंग, सो क्लियर इंस्ट्रक्शन। Enroll now. Click the button below. Book your call today. Practical closing tips. 1, क्लियर कॉल टू एक्शन दें। कंफ्यूज न करें, सिंपल शब्दों में बताएं कि अगला स्टेप क्या है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करें और अभी अपना स्पॉट सिक्योर करें। 2, इमोशन प्लस लॉजिक, कंबाइन करें। कस्टमर दिल से बाय करता है और दिमाग से जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल, ये कोर्स आपकी इनकम 2x कर सकता है। इमोशन, और इसका प्रूवन सिस्टम 500 क्लाइंट्स पर ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। लॉजिक। 3, साइलेंस हैंडल करना सीखें। अगर कस्टमर थोड़ी देर सोच रहा है तो ज्यादा बोलकर डील खराब न करें। कॉन्फिडेंटली पॉज करें और उसे डिसीजन लेने का स्पेस दें। सबरी सुबी ने एक कोचिंग बिजनेस को स्केल किया। पहले वो क्लाइंट्स को बस इन्फॉर्म करता था हमारा कोचिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। सेल्स बहुत कम थी, लेकिन जब उसने स्कैर्सिटी प्लस सोशल प्रूफ प्लस गारंटी ऐड किया तो नतीजा चौंकाने वाला था। क्लोजिंग रेट 15% से बढ़कर 85% हो गई। तो दोस्तों, अब आपने सीख लिया कि क्लोजिंग बोल्ड कैसे करनी है, लेकिन क्लोजिंग पर ही रुकना मूर्खता होगी, क्योंकि असली ग्रोथ तभी आती है जब आप इस पूरे सिस्टम को स्केल करें। और यही होगा हमारा फाइनल सेगमेंट, स्केलिंग द सेल्स मशीन, जहां हम सीखेंगे कि सेल्स को 2x, 5x और 10x तक कैसे बढ़ाया जाए। 8, स्केलिंग द सेल्स मशीन। अब तक आपने एक वर्किंग सेल्स सिस्टम तैयार कर लिया है। आपको पता चल गया है कि अटेंशन कैसे लेना है, कस्टमर एवेटार कौन है, फनल कैसे चलता है और क्लोजिंग कैसे करनी है। लेकिन अब असली सवाल यह है, कैसे उस छोटे से सिस्टम को इतना बड़ा बनाया जाए कि सेल्स लगातार 2x, 5x और 10x तक बढ़ती जाए। यही स्टेप है, स्केलिंग द सेल्स मशीन। क्यों स्केलिंग जरूरी है? बहुत से एंटरप्रेन्योर्स एक गलती करते हैं, जैसे ही कुछ सेल्स आनी शुरू होती है वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन सबरी सभी कहते हैं डोंट स्टॉप व्हेन इट वर्क्स, स्केल इट व्हेन इट वर्क्स। मतलब अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है तो उसे बड़ा कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि असली ग्रोथ हार्डवर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट सिस्टम से आती है। मान लीजिए आपने एड्स चलाए और आपको 100 कस्टमर्स मिले। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, वहीं रुक जाइए और वही प्रोसेस चलाते रहें। 2, एड्स बजट डबल कर दें, फनल ऑप्टिमाइज करें और टीम हायर करें। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो आपके 100 कस्टमर्स अब 500 या 8000 बन सकते हैं। यही है स्केलिंग का पावर। स्केलिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स। 1, एड्स स्केल करना, इंक्रीज ट्रैफिक। जब आपके एड्स पॉजिटिव ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हों तो बजट धीरे धीरे बढ़ाइए। एग्जाम्पल, अगर RS 100 एड्स पर खर्च करके RS 500 आ रहे हैं तो खर्च RS 500 करिए और रिटर्न RS 500 बनाइए। फनल ऑप्टिमाइज करना, इंक्रीज कन्वर्जन। फनल में जो स्टेप्स वीक हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए। एग्जाम्पल,
अगर 100 में से 20 लोग लीड मैग्नेट डाउनलोड कर रहे हैं तो हेडलाइन बदलें और टेस्टिंग करें ताकि 20 से 40% तक बढ़ जाए। 3. टीम एक्सपैंड करना, इंक्रीज कैपेसिटी। अकेले सब कुछ मैनेज नहीं होगा। सेल्स टीम, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, ये सब हायरिंग कीजिए। स्ट्रॉन्ग टीम, कंसिस्टेंट ग्रोथ, प्रैक्टिकल स्केलिंग टिप्स, स्मॉल स्टेप्स में स्केल करें। एड्स बजट, अचानक 10x न करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें, हर फनल स्टेप का डेटा चेक करें। क्लिक रेट, कन्वर्जन रेट, सेल्स रेट। ऑटोमेशन का यूज करें, ईमेल्स, चैटबॉट्स, CRM टूल्स से मैनुअल वर्क कम करें। रिपीट बायर्स पर फोकस करें। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बार बार सेल करना सबसे आसान है। सबरी सुबी ने एक ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को स्केल किया। पहले महीने में उनके फनल से सिर्फ 50 क्लाइंट्स आए, लेकिन उन्होंने एड्स बजट 2x किया, फनल हेडलाइंस चेंज की और एक एक्स्ट्रा सेल्स पर्सन हायर किया। रिजल्ट, सिर्फ 6 महीनों में वही फनल 50 से बढ़कर 500 प्लस क्लाइंट्स देने लगा। यही फर्क है एक बिजनेस और एक स्केलेबल बिजनेस में। तो दोस्तों, अब आपने सेल लाइक क्रेजी के सारे 8 सेगमेंट सीख लिए, अटेंशन से लेकर स्केलिंग तक। अब याद रखिए, ग्रोथ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और सिस्टम से आती है। अगर आप इन 8 स्टेप्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस सिर्फ चल नहीं पाएगा बल्कि सच में उड़ान भरेगा। तो बताइए, पहला इंप्रेशन है सब कुछ। सोचिए, आप एक महंगे होटल में गए और वहां वेटर गंदे कपड़ों में, झुकी हुई कमर और बिना मुस्कान के सामने आया। क्या आप उस होटल पर दोबारा भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही हाल सेल्स में भी है। फ्रेडरिक कहते हैं कि पहले 7 सेकंड आपके लिए गोल्डन टाइम है। इन 7 सेकंड में सामने वाला आपको जज कर लेता है, आप प्रोफेशनल हैं या नहीं, आप भरोसेमंद हैं या नहीं। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, उसके बाद ही आपकी बात सुनते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, ड्रेसिंग प्रोफेशनल है और एनर्जी हाई है, तो सामने वाला तुरंत महसूस करेगा कि हाँ, ये इंसान तो भरोसे के लायक लगता है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं। अगर आप अस्त व्यस्त कपड़ों में थके हारे चेहरे के साथ जाएंगे तो क्लाइंट सोचेगा, ये इंसान तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, मेरी करोड़ों की डील क्या संभालेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कपड़ों में, मुस्कान और ऊर्जा के साथ पहुंचते हैं तो बिना एक शब्द बोले ही आपने आधी डील जीत ली। इसीलिए याद रखिए, आपका प्रोडक्ट बाद में बिकेगा, लेकिन पहले आप खुद बिकते हैं। पहला इंप्रेशन आपका सबसे बड़ा विज्ञापन है। अब सवाल यह है कि इंप्रेशन के बाद सबसे ज्यादा क्या काम आता है? फ्रेडरिक कहते हैं, आपकी एनर्जी ही आपकी असली करेंसी है। चलिए जानते हैं अगले सीक्रेट में। 2. एनर्जी इज मैजिक। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग आते हैं तो लगता है जैसे माहौल और भी बोरिंग हो गया। फर्क क्या है? सिर्फ एनर्जी। फ्रेडरिक कहते हैं, आपकी एनर्जी ही आपकी करेंसी है। यानी पैसा, प्रोडक्ट या पोजीशन बाद में काम आते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है तो लोग आपको तुरंत पसंद करने लगते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, आपके चेहरे की चमक, आवाज का टोन और जोश सामने वाले पर सीधा असर डालता है। अगर आप खुद एक्साइटेड नहीं होंगे तो सामने वाला भी कभी एक्साइटेड नहीं होगा। सोचिए, आप एक मोबाइल खरीदने गए। सेल्समैन थका हुआ धीमी आवाज में कह रहा है, ये फोन अच्छा है, इसमें कैमरा है। आपको कैसा लगेगा? शायद आप बिना खरीदे ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही सेल्समैन मुस्कान के साथ बोले, सर, ये फोन आपकी पर्सनैलिटी पर एकदम फिट बैठेगा, कैमरा तो इतना कमाल का है कि आपकी हर फोटो इंस्टाग्राम पर छा जाएगी। अब बताइए, किससे खरीदने का मन करेगा? सीक्रेट ये है, लोग प्रोडक्ट से ज्यादा आपकी एनर्जी खरीदते हैं। आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पॉजिटिव वाइब, यही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। लेकिन रुकिए, एनर्जी के साथ एक और चीज बेहद जरूरी है और वो है खुद को बेचना सीखना। क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट पर कैसे करेगा? आइए अगले सीक्रेट में यही समझते हैं। 3. खुद को बेचना सीखो। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सबका ध्यान खींच लेते हैं? क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, पहले खुद को बेचते हैं। फ्रेडरिक कहते हैं, अगर आप खुद को बेचना नहीं जानते तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। कस्टमर हमेशा सोचता है, क्या मैं इस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो चाबी है जो हर डील का ताला खोल देती है। मान लीजिए आप बीमा, इंश्योरेंस बेचते हैं। 2 सेल्स एजेंट हैं। पहला एजेंट डर डर कर बोलता है, बार बार कागजों में झांकता है और कहता है, ये प्लान अच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा एजेंट आत्मविश्वास से कहता है, ये प्लान आपके परिवार को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा, मैं खुद भी यही प्लान ले चुका हूं। अब बताइए, आप किससे खरीदेंगे? जाहिर है, जिस पर आपको भरोसा हो, और भरोसा तभी आता है
जब इंसान खुद पर भरोसा रखता हो। सीक्रेट ये है, आप खुद सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर लोग आप पर विश्वास कर लेंगे तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका आइडिया सब अपने आप बिकेगा। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। फ्रेडरिक कहते हैं कि असली सेल तब होती है जब आप बोलने से ज्यादा सुनना सीखें। आइए अगले सीक्रेट में समझते हैं लिसनिंग की ताकत। शोर, लिसनिंग की ताकत। क्या आपने कभी किसी से बात की है जो खुद ही बस बोलता चला जाए और आपको एक शब्द कहने का मौका भी ना मिले? ऐसे लोगों से आप दोबारा मिलना चाहेंगे? शायद नहीं। ठीक यही गलती बहुत से सेल्स पर्सन करते हैं। वो बेचने में इतने बिजी हो जाते हैं कि सुनना ही भूल जाते हैं। फ्रेडरिक कहते हैं, सबसे अच्छे सेल्स पर्सन वो हैं जो बोलने से ज्यादा सुनते हैं। सेल्स का असली गेम कस्टमर की जरूरत समझना है। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनेंगे। इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई उसे ध्यान से सुनता है। उसी पल उसे लगता है, ये इंसान मुझे समझ रहा है, ये मेरे लिए सही है। मान लीजिए आप जूते बेच रहे हैं। अगर आप बिना सुने ही कहना शुरू कर दो, ये जूते ले लीजिए, बहुत अच्छे हैं, डिस्काउंट है, तो सामने वाला सोच सकता है कि आप बस उसे बेचना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप पहले पूछो, आपको जूते रनिंग के लिए चाहिए या ऑफिस के लिए, वो जवाब देगा रनिंग के लिए। अब आप कह सकते हो, सर ये जूते खास रनिंग के लिए बने हैं, इससे आपके घुटनों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब बताइए कौन सा तरीका ज्यादा असरदार है? सीक्रेट ये है, लोग प्रोडक्ट नहीं, अपनी समस्या का समाधान खरीदते हैं, और वो समाधान तभी मिलेगा जब आप सच में उनकी बात सुनेंगे। लेकिन सुनने के साथ साथ आज के जमाने में एक और चीज बहुत मायने रखती है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। क्योंकि कई बार क्लाइंट आपसे मिलने से पहले गूगल या सोशल मीडिया पर आपकी इमेज देख लेता है। आइए अगले सीक्रेट में समझते हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग की ताकत। 5. प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। सोचिए आप किसी नए डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। जाने से पहले आप क्या करेंगे? गूगल पर उनका नाम सर्च। अगर वहां उनकी प्रोफेशनल फोटो, अच्छे रिव्यू और साफ सुथरा प्रोफाइल दिखेगा तो आप आराम से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी ना मिले या अजीब सी फोटो दिखे तो क्या आप भरोसा करेंगे? शायद नहीं। इंप्रेशन ऑनलाइन बनता है। लोग आपसे मिलने से पहले ही आपके बारे में गूगल या सोशल मीडिया पर सर्च कर लेते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल, क्लीन और एक्टिव है तो लोग तुरंत आपको भरोसेमंद मानेंगे। यही कारण है कि फ्रेडरिक कहते हैं, सोशल मीडिया आपका 24/7 सेल्समैन है। मान लीजिए 2 रियल एस्टेट एजेंट हैं। पहले एजेंट का इंस्टाग्राम भरा हुआ है धुंधली तस्वीरों से, कोई अपडेट नहीं और बायो में बस कॉल मी लिखा है। दूसरे एजेंट की प्रोफाइल पर स्मार्ट प्रोफेशनल फोटो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, प्रॉपर्टी टूर के वीडियो और रेगुलर पोस्ट्स हैं। अब बताइए किस पर ज्यादा भरोसा होगा? जाहिर है दूसरे एजेंट पर। यही फर्क सोशल मीडिया प्रेजेंस से आता है। सीक्रेट ये है, लोग पहले आपकी ऑनलाइन इमेज खरीदते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिए कि आपकी फोटो, आपकी पोस्ट और आपकी प्रोफाइल हमेशा आपका सबसे अच्छा वर्जन दिखाए। लेकिन याद रखिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर कोई हमेशा हाँ नहीं कहेगा। फ्रेडरिक कहते हैं कि असली सेल्स पर्सन वही है जो रिजेक्शन को अपनाना जानता हो। आइए अगले सीक्रेट में सीखते हैं रिजेक्शन की ताकत। 6. रिजेक्शन को अपनाओ। कितनी बार ना सुनते ही आपने अगली कॉल टाल दी? अगर आपकी सबसे बड़ी डील उसी ना के पीछे छुपी हो तो? सेल्स में हर बार हाँ नहीं मिलती, ये नॉर्मल है, न कि पर्सनल। नो हैक्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना का मतलब है सही टाइम, सही प्रोडक्ट या सही एंगल अभी नहीं मिला। रिजेक्शन को डेटा समझे। यह बताता है कि कहां सुधार चाहिए। प्राइसिंग, टाइमिंग, फीचर फिट, भरोसा। बाउंस बैक फ्रेमवर्क, तुरंत वापसी के 4 स्टेप। NEXT। 1. N, नोट द रीजन, ना की असली वजह लिख लें। बजट, टाइमिंग, फिट, विश्वास। 2. E, एम्पथाइज, मैं समझ सकती हूं कहकर सामने वाले की स्थिति को मान दे। 3. X, एक्सप्लोर ऑप्शंस, एक छोटा वैकल्पिक विकल्प प्लान ऑफर करें। 4. T, टाइम टू फॉलो अप, तारीख, समय लॉक करें। क्या मैं 10 दिन बाद अपडेट शेयर कर दूं? क्लाइंट, अभी नहीं लेना। आप, बिल्कुल समझ सकती हूं। आमतौर पर क्लाइंट्स के लिए टाइमिंग या बजट मेन कारण होता है। आपके केस में क्या ज्यादा प्रासंगिक है? क्लाइंट कारण बताता है। आप, ठीक है, एक लाइट वर्जन EMI ट्रायल है जो इस फेज में आपके लिए फिट हो सकता है। क्या 2 मिनट बताऊं? अगर फिर भी नो। आप, फेयर इन्फर, मैं आपको 2 केस स्टडी प्राइस ड्रॉप अलर्ट भेज दूं और तारीख को 5 मिनट का चेक इन रख लें। एक एजेंट ने प्रॉपर्टी दिखाई, क्लाइंट ने कहा नो, बजट से बाहर है। एजेंट ने वजह नोट की, एम्पैथी दिखाई, फिर विकल्प दिया। इससे 8% छोटा यूनिट है, वही लोकेशन, कम EMI।
क्लाइंट ने तब भी ना कहा। एजेंट ने फॉलो अप डेट लॉक की। 3 हफ्ते बाद ब्याज दर घटी, ईमेल में नई EMI टेबल गई, डील क्लोज। सीख ना कि अभी नहीं, सही टाइम प्लस प्रूफ प्लस विकल्प थी हाँ। रिजेक्शन जर्नल 1 पेज आदत, हर ना के बाद 2 मिनट कारण ई, मैं क्या बदलूंगा बदलूंगी वाई। अगला टच पॉइंट तारीख माध्यम टी, क्या वैल्यू भेजूं केस स्टडी डेमो ट्रायल नी। ये छोटी आदत आपको भावनात्मक हार से निकालकर सिस्टमैटिक सुधार की तरफ ले जाती है। ना अंत नहीं, नेविगेशन है। इसे पर्सनल मत बनाइए, इसे प्लान बनाइए। डेटा लेकर लौटिए, वैल्यू देकर जुड़िए और सही समय पर फिर से दरवाजा खटखटाइए। रिजेक्शन से वापसी तभी तेज होती है जब आप लगातार सीखते रहें। स्क्रिप्ट, पिच और माइंडसेट सब अपग्रेड करें। अगले सेगमेंट में लगातार सीखते रहो, किस तरह माइक्रो लर्निंग आपकी क्लोज रेट दोगुनी कर सकती है। 7. लगातार सीखते रहो। क्या आपकी वही स्क्रिप्ट 6 महीने से चल रही है? कस्टमर की आपत्तियां और प्लेटफॉर्म हर हफ्ते बदल रहे हैं? अगर हां, तो आपकी सेल्स नहीं, आपकी सीख रुकी हुई है। फ्रेडरिक का पॉइंट साफ है, बेस्ट सेल्स पर्सन कभी सीखना नहीं छोड़ते। सीखना आर्ट्स कंपाउंड इंटरेस्ट, रोज 8% सुधार, 100 दिनों में बड़ा फर्क। जो अपडेटेड है वही प्रासंगिक है, जो प्रासंगिक है वही प्रॉफिटेबल है। 3 स्टेज लर्निंग इंजन, सरल सिस्टम। 1. इनपुट, नई जानकारी लो, किताब, कोर्स, केस स्टडी, टॉप पिचेस। 2. प्रैक्टिस, रोल प्ले प्लस मॉक पिच, खुद का वीडियो रिकॉर्ड करें। 3. फीडबैक, हर कॉल के बाद 3 सवाल, क्या अच्छा गया, कहां अटका, अगली बार एक चीज क्या बदलूंगी। पावर आवर, 20-20-20 रूल, 20 मिनट सीखो, किताब का 1 अध्याय, 1 माइक्रो वीडियो, 1 लेख। 20 मिनट प्रैक्टिस, आपत्ति हैंडलिंग के 3 स्क्रिप्ट बोलकर रिकॉर्ड करें। 20 मिनट रिव्यू, कल की 2 कॉल सुने, नोट्स बनाएं, अगला AB टेस्ट सेट करें। बस 1 घंटा रोज, 30 दिनों में नई पिच, नया आप। माइक्रो स्किल्स मेन्यू, क्या सीखें, प्रोस्पेक्टिंग, ओपनिंग लाइन, हुक, DM स्क्रिप्ट। डिस्कवरी, 10 स्मार्ट सवाल जो जरूरत उजागर करें। ऑब्जेक्शंस, प्राइस, टाइम, ट्रस्ट, हर एक का 2-2 जवाब। डेमो, प्रेजेंटेशन, फीचर, बेनिफिट प्रूफ, CTA स्ट्रक्चर। क्लोजिंग, 3 क्लोजिंग लाइनें, असम्प्टिव, ऑप्शन, टाइमलाइन। टिप, हर हफ्ते एक माइक्रो स्किल चुनें, उसी पर फोकस करें। वीकली लर्निंग स्प्रिंट, टेम्पलेट, मॉन, 30 मिनट, नई कॉन्सेप्ट, 30 मिनट, रोल प्ले। ट्यू, स्क्रिप्ट का AB टेस्ट, 10 कॉल्स में लागू करें। वेड, 2 कॉल रिकॉर्डिंग सुने, सुधार के 3 बिंदु लिखें। क्यू, 8 केस स्टडी टेस्टिमोनियल पढ़ें, पिच में जोड़ें। फ्राई, पाइपलाइन, रेट्रो जीती हारी डील से सीखें, अगले हफ्ते का फोकस सेट। सैट, बोनस, 1 कंटेंट पोस्ट, लिंक्डइन, इंस्टा, सीख से इनसाइट शेयर, लर्निंग स्कोर कार्ड, 1 पेज ट्रैकर। आज क्या सीखा, दिशांबाज। आज क्या प्रैक्टिस किया, दिशांबाज। आज किस कॉल से क्या सीख मिली, टेक्शांताश। कल क्या AB टेस्ट करूंगी। रिजल्ट, मीटिंग्स, क्लोज, रिप्लाई रेट। हफ्ते के अंत में स्कोर कार्ड देखें, सीख, नतीजा जुड़ते देखेंगे। 2 एजेंट, A और B। A वही स्क्रिप्ट, कोई रिव्यू नहीं, 6 महीने बाद भी वही क्लोज रेट। B रोज पावर आवर, हफ्ते में 1 माइक्रो स्किल, कॉल रिव्यू। 3 महीनों में B की शो अप रेट 18%, 34%, क्लोज रेट 14%, 24%। सीख, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, छोटी छोटी रोज की आदतें बड़े रिजल्ट देती हैं। सीखना आपका सबसे बड़ा मोनोपोली है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो रोज सीखता है वही आगे रहता है। लेकिन सीख सिर्फ तभी उड़ान देती है जब आपके सपने बड़े हों और एक्शन उससे बड़े। अगले सेगमेंट में ड्रीम बिग, एक्ट बिग, बड़े गोल सेट करके उन्हें डेली एक्शन में कैसे बदलें ताकि आपकी सेल्स ग्राफ ऊपर से ऊपर जाए। 8. ड्रीम बिग, एक्ट बिग। अगर आपका सपना बस महीने की 10,000 की सेल्स है तो क्या कभी आप 1 लाख तक पहुंच सकते हैं? छोटे सपनों से छोटी सेल्स होती हैं और यही फर्क टॉप परफॉर्मर्स को बाकी लोगों से अलग करता है। फ्रेडरिक कहते हैं, आपका सेल्स गेम उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा आपका सपना होगा। अगर आपका गोल छोटा है तो आपका दिमाग और एक्शन भी उसी लेवल तक सीमित रहेंगे, लेकिन जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो आपका ब्रेन अपने आप बड़े मौके और बड़े रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। बिग ड्रीम्स शेड्स बिग एनर्जी, शेक्स बिग एक्शन, बिग ड्रीम डेली एक्शन फॉर्मूला। 1. ड्रीम बिग, विजन, मैं 1 साल में 1 करोड़ की सेल्स करना चाहता हूं। 2. ब्रेक डाउन माइलस्टोन्स, क्वार्टरली टारगेट शार्प 25 लाख, मंथली शार्प 5-8 लाख, वीकली शार्प पर 2 लाख, डेली शार्प 23,40,000। 3. डेली एक्शन एग्जीक्यूशन, रोज कितनी कॉल्स, रोज कितने मीटिंग्स, रोज कितने फॉलोअप्स। अब सपना सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि टू डू लिस्ट बन गया। एक सेल्स एजेंट था जो सोचता था बस महीने का 50,000 कमा लूं, ठीक है,
वो उतना ही मेहनत करता और वही पाता। दूसरा एजेंट कहता, मैं 5 लाख महीने का कमाऊंगा। उसने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा, डेली कॉल्स, डेली मीटिंग्स और लगातार सीखना। 6 महीने बाद पहला एजेंट वही था, लेकिन दूसरा एजेंट अपने सपनों की गाड़ी चला रहा था। फर्क सिर्फ सपना और एक्शन का था। सीक्रेट ये है, ड्रीम बिग, एक्ट बिगर। आपकी सेल्स उतनी ही ऊंची जाएगी जितना ऊंचा आप सपने देखने और मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, द सेल से हमने सीखा कि पहला इंप्रेशन से लेकर बड़े सपनों तक हर चीज आपको एक टॉप सेल्स पर्सन बना सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका बड़ा सपना क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए, आप भी कुछ भी किसी को भी कभी भी बेच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब हर दिन कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं? कभी अपने आइडियाज, कभी अपनी पर्सनैलिटी, कभी अपने सपने। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सेलिंग शब्द सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सेलिंग मतलब है जबरदस्ती करना, झूठ बोलना या प्रोडक्ट ठेलना। लेकिन क्रिस स्पर्वे की किताब इट्स टाइम टू सेल बताती है कि असली सेलिंग इन सबसे अलग है। असल सेलिंग का मतलब है लोगों को समझना, उनसे कनेक्ट होना और उनकी जिंदगी आसान बनाना। और यही माइंडसेट आपकी लाइफ और करियर को अगले लेवल पर ले जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इस बुक से सीखेंगे 8 ऐसे की पॉइंट्स जो आपको सिर्फ सेलिंग ही नहीं बल्कि रिश्ते बनाने और अपने सपनों को बेचने की कला भी सिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम सीखेंगे वो एक कदम जो सब कुछ बदल सकता है। 1. सेलिंग है क्या? क्या आपको लगता है कि सेलिंग का मतलब है ग्राहकों को मनाना, उनको मजबूर करना या प्रोडक्ट ठेलना? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। विसली सेलिंग का मतलब चीजें बेचना नहीं बल्कि रिश्ते बनाना है। सेलिंग का असली मकसद है समझना, कनेक्ट करना और मदद करना। सोचिए, जब आप किसी दोस्त को अपनी पसंदीदा मूवी रिकमेंड करते हैं, जब आप परिवार को नई जगह घूमने के लिए मनाते हैं, या जब आप इंटरव्यू में अपनी स्किल्स दिखाते हैं, इन सब में आप सेल कर रहे होते हैं। कभी आइडिया, कभी पर्सनैलिटी, कभी रिलेशनशिप। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, हर इंसान सेल्स पर्सन है, चाहे उसे पता हो या ना हो। यानी सेलिंग कोई प्रोफेशन नहीं बल्कि लाइफ स्किल है। और जब हम इसे सही माइंडसेट से अपनाते हैं तो जिंदगी और करियर दोनों में हमारी प्रगति कई गुना बढ़ जाती है। तो अब सोचिए, अगर हर इंसान पहले से ही सेलिंग कर रहा है तो फर्क सिर्फ इतना है, कौन इसे समझदारी से करता है और कौन अनजाने में। आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? 2. सेल्स माइंडसेट की जरूरत। ज्यादातर लोग सेल्स शब्द सुनते ही सोचते हैं, अरे ये तो वही काम है जहां लोगों को जबरदस्ती मनाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है और प्रोडक्ट धक्का देकर बेचना पड़ता है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? असलियत क्या है? क्रिस स्पर्वे बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है। असली सेलिंग का मतलब है दूसरों की समस्याओं को समझना और उनका हल देना। जब आप सच में किसी की जरूरत पहचानते हैं और उसे सही समाधान देते हैं, तो वो खरीदना मजबूरी नहीं बल्कि खुशी से लिया गया फैसला होता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है कि उसे जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। आप उसे एक शानदार किताब सजेस्ट करते हैं जिसने आपकी भी मदद की थी। आपने वहां सेलिंग की, लेकिन प्रोडक्ट नहीं, आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। अब सोचिए, अगर आपने बिना उसकी जरूरत समझे उसको एक रैंडम मोटिवेशनल मूवी देखने को कह दिया, तो क्या वो मदद करता? बिल्कुल नहीं। यही फर्क है जबरदस्ती ठेलने वाली सेलिंग और सही माइंडसेट वाली सेलिंग में। माइंडसेट, डी चेन, मदद करने की मानसिकता। सेलिंग का सही माइंडसेट है, मैं इस इंसान की मदद कैसे कर सकता हूं। जब आपका इरादा मदद का होता है तो सामने वाला आप पर भरोसा करता है, और भरोसा ही असली सेल्स की नींव है। तो अब सवाल यह है, जब हम जानते हैं कि सेलिंग असल में मदद करना है, तो हमें सबसे पहले किस चीज पर काम करना चाहिए? जवाब है अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पर। और यही हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे। 3. आत्मविश्वास बनाना। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसे प्रेजेंट करते समय आपकी आवाज कांप रही हो, चेहरा घबराया हुआ हो और आप खुद ही अनश्योर लगें, तो क्या सामने वाला आप पर भरोसा करेगा? शायद कभी नहीं। क्यों जरूरी है कॉन्फिडेंस? सेल्स में सबसे बड़ा हथियार आपका कॉन्फिडेंस है। लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट पर नहीं, आपके कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते, तो सामने वाला कैसे करेगा? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? 1. प्रैक्टिस से। हर बातचीत, हर प्रेजेंटेशन, हर ना एक प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना ही नेचुरली कॉन्फिडेंट बनेंगे। एग्जाम्पल, जैसे जिम में रोज वर्कआउट करने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही सेल्स में बार बार बात करने से कॉन्फिडेंस बनता है। 2. ऑथेंटिक रहने से। कॉन्फिडेंस नकली बनने से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी और असलियत से आता है। अगर आप वही दिखाते हैं जो आप असल में हैं, तो सामने वाला रिलेट करता है।
लोग फेकनेस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई पर भरोसा कर लेते हैं। एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ पता हो। असली कॉन्फिडेंस है, हाँ, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सीखने और मदद करने के लिए तैयार हूं। यही सोच आपको भी रिलैक्स करेगी और सामने वाले को भी लगेगा कि आप जेन्युइन हैं। तो अब सवाल उठता है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो उसे कहां इस्तेमाल करना है? सीधा जवाब है रिलेशनशिप बनाने में, और यही हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे। 4. रिश्ते बनाना, रिलेशनशिप्स फर्स्ट। एक सवाल, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या सिर्फ फीचर्स देखकर तुरंत खरीद लेते हैं, या फिर उस सेल्स पर्सन से बात करके उसके व्यवहार को देखकर भरोसा बनाकर फैसला करते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे, हम भरोसे पर खरीदते हैं, प्रोडक्ट से पहले रिलेशनशिप। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग इंसान से खरीदते हैं। मतलब सामने वाले को आपका बिहेवियर, ऑनेस्टी और एनर्जी पहले चाहिए। जब रिलेशनशिप मजबूत होती है तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में 2 दूध वाले आते हैं। एक हर दिन समय पर आता है, मुस्कुराकर बात करता है और आपकी छोटी जरूरतें भी समझता है। दूसरा कभी आता है कभी नहीं, और एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। अब सोचिए, दूध दोनों का एक ही है, लेकिन आप किससे खरीदेंगे? बिल्कुल पहले वाले से। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ रिलेशनशिप बना ली है। ट्रस्ट शास करेंसी ऑफ सेल्स। रिलेशनशिप ही असली करेंसी है। अगर सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ बेचने आए हैं तो वो दूर भागेगा, लेकिन अगर उसे लगे कि आप उसकी जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं तो भरोसा बनेगा और सेल अपने आप हो जाएगी। तो अब सवाल यह है, जब रिश्ता बन गया तो उसे और मजबूत कैसे करें? इसका सबसे आसान तरीका है कहानी सुनाना, और यही हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे। 5. कहानी सुनाने की ताकत, स्टोरी टेलिंग। जरा सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि इस प्रोडक्ट से आपकी लाइफ 20% बेहतर हो जाएगी तो शायद आप बस सर हिला दें। लेकिन अगर वही इंसान आपको एक सच्ची कहानी सुनाए कि कैसे इस प्रोडक्ट ने किसी की जिंदगी बदल दी, तो क्या आप ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? बिल्कुल। क्यों असरदार है कहानी? इंसान नंबर्स और डेटा से नहीं, भावनाओं, इमोशंस से जुड़ते हैं। एक अच्छी कहानी दिल को छूती है, दिमाग में बैठ जाती है और याद लंबे समय तक रहती है। इसलिए स्टोरी टेलिंग फॉर्म्स सेल्स की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप एक हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहें, यह सप्लीमेंट डेंस विटामिन और 5 मिनरल्स से भरपूर है, तो शायद कोई याद ना रखे। लेकिन अगर आप कहें, मेरे एक क्लाइंट लंबे समय से थकान और लो एनर्जी से परेशान थे, 3 महीने इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने फिर से जॉगिंग शुरू कर दी और अपने बच्चों के साथ खेलने का मजा लेने लगे। ये कहानी सीधा दिल पर असर करेगी। किस तरह की कहानियां सुनाएं? 1. अपनी पर्सनल जर्नी। आपने इस प्रोडक्ट आइडिया से क्या सीखा या पाया। 2. क्लाइंट सक्सेस स्टोरी। आपके साथ जुड़कर दूसरों की जिंदगी कैसे बदली। 3. रिलेटेबल एग्जाम्पल। ऐसा किस्सा जो ऑडियंस की लाइफ से मिलता जुलता हो। गोल्डन रूल। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रखते हैं। यही कारण है कि स्टोरी टेलिंग हर सेल्स पर्सन के लिए सबसे जरूरी टूल है। तो अब सवाल यह है, जब आप कहानी सुनाने लगते हैं तो हर किसी को आपकी बात पसंद नहीं आती। कई बार लोग आपको मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस ना से कैसे निपटना है, यही सीखेंगे अगले सेगमेंट में। 6. डर और असफलता से निपटना। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से किसी को आइडिया या प्रोडक्ट समझाया और उसने साफ कह दिया, ना, मुझे नहीं चाहिए। उस पल आपको कैसा लगता है? ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, डर जाते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वही बनते हैं जो इस ना को अपने लिए एक नया सबक मानते हैं। हर ना वो सीखने का मौका। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, हर रिजेक्शन आपके लिए एक मैसेज है। हो सकता है आपने सामने वाले की जरूरत ठीक से समझी ही नहीं, या आपने अपनी वैल्यू सही तरह से समझाई नहीं। मतलब हर ना आपको यह बताता है कि अगली बार कहां सुधार करना है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप किसी को जिम मेंबरशिप बेचने गए और उसने मना कर दिया। अगर आप सोचें, बस मैं फेल हो गया, तो खेल खत्म। लेकिन अगर आप सोचें, ठीक है, शायद उसे टाइम की कमी है या मैंने उसकी असली प्रॉब्लम नहीं समझी, तो अगली बार आप और स्मार्ट तरीके से अप्रोच करेंगे। यही पॉजिटिव माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। डर को कैसे हराएं? 1. ना को पर्सनल मत लीजिए। सामने वाला प्रोडक्ट रिजेक्ट करता है, आपको नहीं। 2. सीख निकालिए। हर रिजेक्शन में एक संकेत छुपा होता है। 3. लगातार आगे बढ़िए। जितनी जल्दी आप ना का सामना करेंगे, उतनी जल्दी हां भी मिलेगी। माइंडसेट शिफ्ट। रिजेक्शंस रोड ब्लॉक नहीं, बल्कि डायरेक्शन। यानी हर असफलता आपको एक नए और बेहतर रास्ते की तरफ धकेलती है। तो अब जब हमने ये सीख लिया कि ना से डरना नहीं है,
तो अगला सवाल उठता है, हम सामने वाले को न कहने का मौका ही क्यों दें? उसका सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू क्रिएट करना, और यही सीखेंगे अगले सेगमेंट में। 7. वैल्यू क्रिएशन, मूल्य देना। ज्यादातर लोग पहले बेचते हैं, फिर वैल्यू देने की सोचते हैं, पर असली जीत उलट ही है। पहले वैल्यू दो, फिर सेल अपने आप होती है। कोर आइडिया, वैल्यू, सॉल्यूशन प्लस सपोर्ट प्लस ईमानदारी। सॉल्यूशन, सामने वाले की वास्तविक समस्या पहचानो और छोटा सा ठोस हल दो। सपोर्ट, खरीदें या न खरीदें, गाइड करो, विकल्प बताओ, रिसोर्स दो। ईमानदारी, जो नहीं है उसे है मत कहो, सही गलत साफ बताओ। रिलेटेबल एग्जांपल्स, 3 तेज केस स्टडी। 1. फ्रीलांसर, एजेंसी, क्लाइंट की वेबसाइट देखें, 3 पॉइंट का माइक्रो ऑडिट भेजें। हीरो सेक्शन में CTA नहीं है, पेज लोड स्लो है, फोल्ड के ऊपर ट्रस्ट सिग्नल नहीं, साथ में एक छोटा मॉकअप ड्राफ्ट अटैच करें, बिना कुछ मांगे वैल्यू, भरोसा तुरंत। 2. रियल एस्टेट एडवाइजरी, लोकेशन गाइड, PDF बनाइए, स्कूल, हॉस्पिटल ट्रैफिक टाइम, पिछले 3 साल का प्राइस ट्रेंड। खरीदने से पहले ही आप सलाहकार लगते हैं, सेल्स नहीं। 3. एजुकेशन कोचिंग, 10 मिनट का डायग्नोस्टिक टेस्ट प्लस पर्सनल फीडबैक, स्टूडेंट को अपना नेक्स्ट स्टेप साफ दिखता है, वही आपकी वैल्यू है। 3 स्टेप मिनी फ्रेमवर्क, GIV। G. गैदर, कॉन्टेक्स्ट, 3 सवाल पूछो, आपका लक्ष्य, सबसे बड़ी परेशानी, अभी तक क्या ट्राई किया। I. आइडेंटिफाई, क्विक विन, 24 और 48 घंटे में देने लायक एक छोटा मापने योग्य रिजल्ट चुनो, जैसे लैंडिंग पेज पर एक नया CTA टेस्ट करें। V. वैलिडेट विद प्रूफ, मिनी डिलीवरेबल भेजो, चेकलिस्ट, लूम स्टाइल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मॉकअप। +1 डेटा पॉइंट की यह क्यों काम करेगा। खरीदना आपकी मर्जी है, पहले मैं आपको 3 ठोस आइडिया देता हूं जो अभी फ्री में लागू कर सकते हैं। अगर यह स्टेप काम करे तो हम अगले लेवल पर साथ चलेंगे, नहीं तो भी ये आपकी प्रोग्रेस में मदद करेगा। जो फीचर आपको नहीं चाहिए मैं साफ बोल दूंगा। विल कीप इट सिंपल एंड ऑनेस्ट। माइक्रो वैल्यू आइडियाज, जल्दी लागू होने वाली। 5 बिंदु की क्विक चेकलिस्ट भेजो, टेम्पलेट स्क्रिप्ट दो, ईमेल आउटरीच, फॉलोअप, FAQ, मिनी रिसर्च, 3 प्रतियोगियों का तुलना नोट, छोटा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैंने आपकी प्रोफाइल साइट देखी, ये 2 बदलाव तुरंत कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। कैसे मापें, ताकि खुद को भी दिखे कि वैल्यू दे रहे हो। वैल्यू लेजर, हर संभावित ग्राहक के लिए दिया गया वैल्यू आइटम नोट करो। तारीख, क्या दिया, असर। 1-3-1 रूल, हर मीटिंग मैसेज में 1 समस्या, 3 समाधान, 1 साफ अगला कदम। माइंडसेट रिमाइंडर, बेचना नहीं, मदद करना। जब सामने वाला देखता है कि आपका इरादा उसकी प्रगति है तो वो आपको याद रखता है और सही समय पर वही हां बनती है। अब जब वैल्यू देने का फॉर्मूला क्लियर है, एक्शन कैसे लें, अगले सेगमेंट में रोज के छोटे छोटे स्टेप्स जो आपकी सेल्स स्किल को ऑटो पायलट पर ग्रो करेंगे। 8. एक्शन लो अभी से। किताबें पढ़ने से कोई सेल्समैन नहीं बनता, वीडियो देखने से कोई मास्टर नहीं बनता। असली बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। सेलिंग हो चॉइस लर्नेबल स्किल। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, सेलिंग कोई गॉड गिफ्ट नहीं, ये सीखी जाने वाली स्किल है। जैसे साइकिल चलाना या तैरना, शुरुआत में मुश्किल, लेकिन रोज छोटे छोटे कदमों से आसान। मतलब कोई भी इंसान, चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, सेलिंग सीख सकता है। रोज छोटे छोटे कदम कैसे लें। वेक, प्रैक्टिस एवरीडे। रोज किसी एक इंसान से बातचीत में सेलिंग माइंडसेट लागू करें। एग्जाम्पल, दोस्त को किताब सजेस्ट करो, किसी फैमिली मेंबर को नई जगह समझाओ, ये भी सेल्स प्रैक्टिस है। 2. नेटवर्किंग, ग्रो योर सर्कल। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। नेटवर्किंग चैट सिर्फ कार्ड बांटना नहीं, बल्कि रिश्ता बनाना और वैल्यू देना। हर हफ्ते कम से कम एक नया कनेक्शन बनाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 3. सेल्स डायरी, सेल्स जर्नल। दिन खत्म होने से पहले 3 बातें लिखो। आज किससे बात की, किसने ना कहा और उससे क्या सीखा, कल क्या नया ट्राई करना है। ये छोटा सा जर्नल आपकी प्रगति का रोड मैप बनेगा। सोचो जैसे जिम में वर्कआउट, एक दिन में बॉडी नहीं बनती, लेकिन डेली एक्सरसाइज से धीरे धीरे मसल्स ग्रो करते हैं। वैसे ही सेल्स भी रोज छोटे स्टेप्स से सेल्स मसल्स बनती है। माइंडसेट रिमाइंडर, एक्शन ही असली गुरु है। किताब आपको रास्ता दिखाती है, मैं आपको गाइड करता हूं, लेकिन चलना तो आपको ही है। तो दोस्तों, अब आपके पास सब कुछ है, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, स्टोरीज, वैल्यू और एक्शन स्टेप्स। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या आज से पहला कदम उठाएंगे? तो दोस्तों, आपने देखा कि सेलिंग कोई ट्रिक या धोखा नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, स्टोरी टेलिंग, वैल्यू और डेली एक्शन, ये सब मिलकर आपको वो ताकत देते हैं जिससे आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि खुद को और अपने आइडियाज को भी बेच पाते हैं। याद रखिए,
लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपसे खरीदते हैं। और जब आप असली मदद करने की नीयत से आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपको कभी ना नहीं कह पाती। अब बारी आपकी है। क्या आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ नोट्स बनाएंगे या आज से पहला एक्शन लेंगे? कमेंट्स में लिखिए आप कौन सा पहला स्टेप आज ही उठाने वाले हैं। अगर याद रखिए, सेलिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। दूसरा आपकी बातें ध्यान से सुनता है, आपकी समस्या फील करता है और आपको ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपकी मदद करने आया है, बेचने नहीं। अब बताइए, आप किससे खरीदना चाहेंगे? ज्यादातर लोग दूसरे वाले को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपका दिल जीत लिया। यही है सेल्स ईक्यू की ताकत। सेल्स ईक्यू क्या है? सेल्स ईक्यू का मतलब है सेल्स स्पेसिफिक इमोशनल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपनी भावनाओं को और सामने वाले ग्राहक की भावनाओं को समझकर, कंट्रोल करके और सही समय पर सही कदम उठाकर डील क्लोज करते हैं। ये लोगों से कनेक्ट होने की साइंस है। क्यों जरूरी है? सेल्स में लोग हमेशा लॉजिक से नहीं, इमोशन से खरीदते हैं। एग्जाम्पल, कोई कार खरीद रहा है, लॉजिक कहेगा माइलेज अच्छा है, प्राइस कम है, लेकिन इमोशन कहेगा ये कार मेरी पर्सनैलिटी सूट करती है, मेरे परिवार को इसमें सिक्योरिटी मिलेगी। आखिर में फैसला इमोशन लेता है, लॉजिक सिर्फ बहाना देता है। सेल्स ईक्यू वो स्किल है जिससे आप ग्राहक के दिल तक पहुंचते हैं। अगर आपने उसके इमोशंस को समझ लिया तो प्रोडक्ट सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट से नहीं आपसे जुड़ता है। अब सवाल यह है कि वो अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स जो हर बार टारगेट हिट करते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चलिए सेगमेंट 2 में जानते हैं। 2. अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स की सबसे बड़ी ताकत। क्या आपने गौर किया है, 2 सेल्स पर्सन एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। एक हर बार असफल हो जाता है और दूसरा हर बार डील क्लोज कर लेता है, लेकिन दोनों के पास प्रोडक्ट की नॉलेज तो बराबर है। तो फर्क कहां है? फर्क है इमोशनल कनेक्शन बनाने में। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट वेपन। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपर्ट नहीं होते, वो लोगों को पढ़ने और समझने में मास्टर होते हैं। वो जानते हैं कि ग्राहक कब उत्साहित है, कब कंफ्यूज है और कब बस सुनना चाहता है। उनका सबसे बड़ा हथियार है ग्राहक के इमोशंस के साथ ट्यून होना। कब बोलना, कब चुप रहना। एक औसत सेल्स पर्सन हर वक्त बोलता है फीचर्स, बेनिफिट्स, ऑफर्स, लेकिन टॉप सेल्स पर्सन समझता है कि साइलेंस भी सेल्स का टूल है। एग्जाम्पल, अगर ग्राहक सोच में डूबा है और आप चुप रहकर उसे स्पेस देते हैं तो वो खुद खुलकर बोलेगा और उसी बातचीत में छिपा होगा उसका बाइंग सिग्नल। ग्राहक की तकलीफ को फील करना। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं। जैसे अगर कोई ग्राहक कहे कि पिछली कंपनी ने मुझे धोखा दिया था तो वो सिंपैथी दिखाते हैं। ये छोटा सा इमोशनल कनेक्शन भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। याद रखिए, सेल्स सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से होती है। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स इसलिए अलग खड़े होते हैं क्योंकि वो लोगों को फील कराते हैं कि आप इंपॉर्टेंट हैं। यही इमोशनल कनेक्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 3. सेल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? क्या कभी आपके साथ हुआ है किसी ने आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रोडक्ट समझाया, डिटेल्स दिए, लेकिन फिर भी आपने उससे नहीं खरीदा, लेकिन किसी और ने उतना टेक्निकल न समझाते हुए भी आपके साथ इतना अच्छा रिलेशन बना लिया कि आप तुरंत रेडी हो गए? तो असली फर्क कहां है? आईक्यू में नहीं, ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में। आईक्यू बनाम ईक्यू। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इससे आप प्रोडक्ट की डिटेल्स, लॉजिक और फैक्ट्स बताते हैं। ईक्यू इमोशनल क्वोशिएंट, इससे आप ग्राहक के दिल तक पहुंचते हैं। सेल्स का सच ये है, लोग लॉजिक सुनते हैं लेकिन फैसले इमोशन से लेते हैं। क्यों जरूरी है ईक्यू? ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप खरीदता है। जब वो महसूस करता है कि ये सेल्स पर्सन मेरी प्रॉब्लम सच में समझता है, तभी उसका मन डील के लिए खुलता है। बिना भरोसे सबसे सस्ता और बेस्ट प्रोडक्ट भी बिकना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस एजेंट से मिलते हैं। पहला एजेंट आपको पॉलिसी के टर्म्स, प्रीमियम, इंटरेस्ट रेट सब डिटेल से समझाता है। दूसरा एजेंट आपकी लाइफ सिचुएशन पूछता है, आपके बच्चों के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में केयर दिखाता है और फिर सजेस्ट करता है कि ये पॉलिसी आपके लिए सही है। बताइए आप किससे खरीदेंगे? ज्यादातर लोग दूसरे एजेंट से, क्योंकि उसने लॉजिक से नहीं, इमोशंस से कनेक्ट किया। सिर्फ आईक्यू से आप समझाते हैं, लेकिन ईक्यू से आप मनाते हैं। आईक्यू दिमाग को कन्विंस करता है, ईक्यू दिल को जीतता है। और याद रखिए, सेल्स क्लोजिंग हमेशा दिल जीतने के बाद ही होती है। अब जब हमें पता चल गया कि सेल्स असल में इमोशंस की जर्नी है, तो चलिए सेगमेंट 4 में देखते हैं कि एक ग्राहक डील तक पहुंचने से पहले किन किन इमोशनल स्टेज से गुजरता है। 4. सेल्स प्रोसेस एक इमोशनल जर्नी है। जरा सोचिए, जब आप कोई महंगी चीज खरीदने जाते हैं, जैसे मोबाइल या कार, क्या आप तुरंत खरीद लेते हैं? नहीं,
सबसे पहले दिमाग में शक आता है, फिर धीरे धीरे भरोसा बनने लगता है और आखिर में जाकर आप डिसीजन लेते हैं। यही सफर है जिसे जेब ब्लाउंट कहते हैं, इमोशनल जर्नी ऑफ सेल्स। ग्राहक की इमोशनल जर्नी के 3 स्टेज। 1. शक, डाउट, स्केप्टिसिज्म। हर ग्राहक की पहली सोच यही होती है, क्या यह सच में मेरे काम आएगा? क्या यह सेल्स पर्सन सिर्फ मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? यही वो बैरियर है जिसे तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। 2. ट्रस्ट, विश्वास बनना। धीरे धीरे जब ग्राहक को लगता है कि ये इंसान सच में मेरी जरूरत समझ रहा है, सिर्फ बेच नहीं रहा, तो उसके अंदर भरोसा जगता है। ये भरोसा छोटे छोटे सिग्नल्स से बनता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लिसनिंग, आपकी सिंसेरिटी। 3. डिसीजन, फैसला लेना। जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो ग्राहक का दिमाग कहता है, हां, अब मैं खरीद सकता हूं। और यही वो मोमेंट है जब सेल्स क्लोज होती है। मान लीजिए आप एक जिम में नए क्लाइंट को मेंबरशिप बेच रहे हैं। शुरुआत में वो सोचता है, ये जिम सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा? शक। फिर जब आप उसकी फिटनेस गोल्स ध्यान से सुनते हैं और उसके हिसाब से प्लान बताते हैं तो वो सोचता है, हां, ये इंसान मेरी हेल्प करना चाहता है। ट्रस्ट। आखिर में जब आप उसे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि देखिए, हमारे मेंबर ने 3 महीने में ये रिजल्ट पाया, तो उसका दिमाग डिसीजन लेता है, ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूं। वाई EQ इज की। इस पूरी जर्नी में सिर्फ नॉलेज या प्रोडक्ट फीचर्स काम नहीं आते, काम आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। आप जितना अच्छे से ग्राहक की भावनाओं को नेविगेट करेंगे, उतना स्मूथली वो शक से भरोसे और भरोसे से डिसीजन तक पहुंचेगा। सेल्स एज इमोशनल जर्नी। और इस सफर का गाइड सिर्फ वही सेल्स पर्सन बन सकता है जिसका EQ स्ट्रांग है। तो अब सवाल यह है कि इस इमोशनल जर्नी में सबसे पावरफुल हथियार क्या है? सेगमेंट 5 में हम जानेंगे कि क्यों अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स बोलने से ज्यादा सुनने पर भरोसा करते हैं। 5. लिसनिंग की ताकत। अक्सर लोग मानते हैं कि अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो बहुत बोलता है, हर फीचर गिना देता है, हर ऑब्जेक्शन का तुरंत जवाब देता है। लेकिन सच ये है कि सबसे बेस्ट सेल्स पर्सन कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। क्योंकि याद रखिए, ग्राहक वही इंसान है जो खुद आपको बताता है कि उसे क्या चाहिए, बशर्ते आप सच में उसे सुने। क्यों जरूरी है लिसनिंग? जब आप ध्यान से सुनते हैं तो ग्राहक अपने असली पेन पॉइंट्स खुद खोलकर बता देता है। वो बताता है कि उसे पहले क्या प्रॉब्लम आई, वो किससे परेशान है और आखिर में वो क्या चाहता है। और वहीं छिपा होता है आपकी गोल्डन की टू क्लोजिंग द डील। सोचिए, एक मोबाइल शोरूम में 2 सेल्स पर्सन हैं। पहला तुरंत फीचर्स गिनाने लगता है, इसमें 200 MP का कैमरा है, 8K वीडियो है, बैटरी बैकअप 2 दिन चलता है। दूसरा पहले पूछता है, आपको फोन किस काम के लिए चाहिए, गेमिंग, फोटोग्राफी या सिर्फ कॉलिंग? अब बताइए, कौन सा सेल्स पर्सन डील क्लोज करेगा? जाहिर है दूसरा, क्योंकि उसने ग्राहक की जरूरत सुनी और उसी के हिसाब से सजेस्ट किया। सुनने का असली मतलब क्या है? सिर्फ कान से सुनना नहीं, बल्कि दिल से समझना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आई कॉन्टैक्ट, हेड नॉड्स, बीच बीच में स्मॉल एफर्मेशंस, सही कह रहे हैं, और नोट लेना। जब ग्राहक को लगता है कि ये इंसान मुझे सच में सुन रहा है, तभी उसके अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा होती है। याद रखिए, सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज लिसनिंग। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना आसान होगा सही सॉल्यूशन देना और डील क्लोज करना। लिसनिंग ही वो गोल्डन की है जिससे अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स हर बार जीतते हैं। लेकिन ग्राहक कई बार ऑब्जेक्शंस देता है, बहुत महंगा है, मुझे सोचने दो। तो अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं? चलिए सेगमेंट 6 में जानते हैं। 6. ऑब्जेक्शंस को इमोशन से हैंडल करना। मान लीजिए आप किसी ग्राहक को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और अचानक वो कहता है, बहुत महंगा है या अभी सोचकर बताऊंगा। अब ज्यादातर सेल्स पर्सन क्या करते हैं? या तो गुस्से में आ जाते हैं या फिर दबाव डालने लगते हैं, सर ऑफर आज ही तक है, अभी ले लीजिए। लेकिन क्या ग्राहक इससे मान जाएगा? नहीं, बल्कि उल्टा और दूर हो जाएगा। यहीं पर अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट काम आता है, ऑब्जेक्शंस को इमोशन से हैंडल करना। ऑब्जेक्शन असल में होता क्या है? ऑब्जेक्शन सेज नो नहीं है। ऑब्जेक्शन सीन्स मुझे अभी भरोसा नहीं हुआ है या मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। यानी ग्राहक का इमोशनल बैरियर अभी टूटा नहीं है। गलत तरीका जो 90% सेल्स पर्सन करते हैं, गुस्से में आकर कहना, सर ये प्राइस मार्केट में सबसे बेस्ट है। दबाव डालना, अगर अभी नहीं लिया तो कल प्राइस बढ़ जाएगा। इससे ग्राहक डिफेंसिव हो जाता है और डील क्लोज होने के चांस और कम हो जाते हैं। सही तरीका, अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स का तरीका। 1. ग्राहक की बात स्वीकार करें। एग्जाम्पल, जी सर, मैं समझता हूं कि यह अमाउंट बड़ा लग सकता है। 2. एम्पैथी दिखाए, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी ऐसा लगता। 3.
वैल्यू रिमाइंड करें। लेकिन सर, ये सिर्फ प्राइस नहीं है, ये आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट में इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए कोई ग्राहक कहता है ये जिम मेंबरशिप बहुत महंगी है। एवरेज सेल्स पर्सन जवाब देगा, नहीं सर, ये बिल्कुल सस्ती है, बाकी जगहों से कंपेयर कीजिए। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर कहेगा, सर मैं समझ सकता हूं कि पहली नजर में महंगा लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर इसी इन्वेस्टमेंट से आपकी हेल्थ सुधर जाए और आपको मेडिकल बिल्स पर लाखों बचाने पड़े, तो क्या ये वैल्यू नहीं है? ये जवाब ग्राहक को सोचने पर मजबूर करेगा, दबाव नहीं डालेगा। ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी है। ग्राहक का ऑब्जेक्शन मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, बस उसका इमोशनल डाउट क्लियर होना बाकी है। और ये डाउट आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के बाद अगला बड़ा स्टेप है ट्रस्ट बनाना, क्योंकि बिना ट्रस्ट कोई भी डील क्लोज नहीं होती। तो सेगमेंट 7 में जानेंगे कि क्यों ट्रस्ट ही सेल्स की असली करेंसी है। सार, ट्रस्ट ही असली करेंसी है। सोचिए, आपके सामने दो सेल्स पर्सन हैं, दोनों एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दोनों की कीमत और फीचर्स लगभग समान है, लेकिन आप किससे खरीदेंगे? उससे जो ज्यादा स्मार्ट है या उससे जो आपको जेन्युइन, ऑनेस्ट और केयरिंग लगता है? ज्यादातर लोग दूसरा चुनते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स की असली करेंसी है ट्रस्ट। क्यों ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है? प्रोडक्ट बदल सकता है, प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन भरोसा एक बार बन जाए तो ग्राहक उसी इंसान से खरीदना पसंद करता है। लोग प्रोडक्ट पर नहीं, पर्सन पर इन्वेस्ट करते हैं। कस्टमर हमेशा सोचता है, क्या मैं इस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं? मान लीजिए आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। एक एजेंट टेक्निकल टर्म्स और नंबर्स की लंबी लंबी बातें करता है, दूसरा एजेंट आपको ध्यान से सुनता है, आपके परिवार की जरूरत समझता है और ईमानदारी से बताता है कि ये पॉलिसी आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ये वाली आपके काम आएगी। आप किसे चुनेंगे? जरूर उसी को जो ईमानदारी और केयर दिखा रहा है, इवन अगर उसकी पॉलिसी थोड़ी महंगी हो। ट्रस्ट कैसे बनाया जाए? 3 स्टेप फॉर्मूला। वेइंग, जेन्युइन बने, सिर्फ बेचने के लिए बातें न करें, सच बोलें। 2, ऑनेस्ट रहें, अगर प्रोडक्ट ग्राहक के लिए परफेक्ट नहीं है तो साफ साफ बताइए। 3, केयर दिखाएं, ग्राहक को महसूस कराएं कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, सिर्फ कमीशन कमाने नहीं। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग लोगों से खरीदते हैं। आपका एटीट्यूड, आपकी ऑनेस्टी और आपकी केयरिंग नेचर ही असली करेंसी है। ट्रस्ट बनने के बाद कंपेटिटर्स चाहे कितने भी हों, ग्राहक आपको ही चुनेगा। लेकिन सिर्फ ट्रस्ट बनाना काफी नहीं है। असली खेल है अपनी खुद की इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ग्राहक पर कैसे करेंगे? तो सेगमेंट 8 में जानेंगे सेल्फ मैनेजमेंट और कंट्रोल की। 8, सेल्फ मैनेजमेंट और कंट्रोल। सेल्स में सबसे मुश्किल चीज क्या है? ग्राहक को मनाना नहीं, सबसे मुश्किल है खुद को मैनेज करना, क्योंकि अगर आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ग्राहक की भावनाओं पर असर डालना नामुमकिन है। असली चैलेंज, खुद की इमोशंस। सेल्स की दुनिया में रिजेक्शन नॉर्मल है, हर 10 लोगों में से 7-8 लोग मना कर देंगे। प्रेशर भी हर दिन रहेगा, टारगेट्स, डेडलाइंस, कंपटीशन। अगर ऐसे में आप फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या नेगेटिव हो गए तो ग्राहक तुरंत महसूस कर लेगा और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी ही डील बिगाड़ देगी। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो हर हाल में पॉजिटिव और काल्म रहते हैं। अगर डील नहीं हुई तो भी वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि सीख निकालते हैं। अगर टारगेट बड़ा है तो स्ट्रेस को मोटिव में बदलते हैं, ना कि फ्रस्ट्रेशन में। मान लीजिए आप एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो बीच में ही कह देता है, नहीं, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। एवरेज सेल्स पर्सन टूट जाएगा, गुस्सा करेगा या निराश होकर चुप हो जाएगा। अल्ट्रा हाई परफॉर्मर मुस्कुराकर कहेगा, मैं समझता हूं सर, अगर कभी आपकी जरूरत बदले तो मैं हाजिर हूं। इस एटीट्यूड से 2 फायदे होंगे। 1, आप पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ेंगे। 2, हो सकता है भविष्य में वही क्लाइंट आपको खुद बुला ले। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें? 3 की टिप्स। 1, इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन पर तुरंत ब्रेक लगाए। 2, रिजेक्शन को रिफ्रेम करें। नो का मतलब फेलियर नहीं, बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। 3, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करें। कस्टमर आपकी एनर्जी महसूस करता है। अगर आप एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट हैं तो वो भी ट्रस्ट करेगा। याद रखिए, सेल्स में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। जो अपनी भावनाओं और एटीट्यूड को कंट्रोल कर लेता है वही अल्ट्रा हाई परफॉर्मर बनता है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि सेल्स EQ के 8 लेसन किस तरह सेल्स को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक आर्ट बना देते हैं। और इस आर्ट की शुरुआत होती है अपने इमोशंस से लेकर ग्राहक के इमोशंस तक को मास्टर करने से। दोस्तों, सेल्स EQ हमें यह सिखाती है कि सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन का खेल नहीं है, बल्कि इमोशंस और रिलेशनशिप्स का खेल है।
ग्राहक लॉजिक से सुनता है, लेकिन फैसला हमेशा इमोशन से लेता है। तो अगर आप सेल्स में मास्टर बनना चाहते हैं तो अपने EQ को स्ट्रांग कीजिए, सुनना सीखिए, ऑब्जेक्शंस को रिस्पेक्ट कीजिए और सबसे ज्यादा ट्रस्ट बनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हर कोई सेल्समैन है? हाँ, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हों, रिश्ते बना रहे हों या अपना बिजनेस चला रहे हों, हर वक्त आप कुछ न कुछ बेच ही रहे होते हैं। कभी अपनी स्किल्स, कभी अपना आइडिया और कभी अपना प्रोडक्ट। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सेलिंग सिर्फ किस्मत और टैलेंट का खेल है या फिर इसमें कोई कला, विज्ञान और जादूगरी भी छुपी है? आज हम बात करेंगे सबरोटो बगची की किताब सेल द आर्ट, द साइंस, द विचक्राफ्ट की, जो आपको सिखाएगी कि सेलिंग सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां आप जानेंगे कैसे एक अच्छा लिसनर बनकर, कैसे भरोसा जीतकर और कैसे सही एक्सपीरियंस देकर आप भी बन सकते हैं एक मास्टर सेलर। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, क्योंकि हर सेगमेंट में छुपा है एक ऐसा सबक जो आपकी लाइफ बदल सकता है। 1. क्यों हर कोई सेल्स में है? दोस्तों, जब हम सेल्स शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद एक सेल्समैन जो दुकान में खड़ा होकर आपको प्रोडक्ट समझा रहा है ना? लेकिन असल में सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं है। सोचिए, जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी स्किल्स, अपना अनुभव और अपना आत्मविश्वास इंटरव्यूअर को बेच रहे होते हैं। जब आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझसे रिश्ता रखना फायदेमंद है। यह भी एक तरह की सेलिंग है। यहां तक कि घर में बच्चों को पढ़ाई करानी हो या पत्नी पति को किसी जगह घूमने के लिए मनाना हो, हर बार आप अपने आइडिया को बेच रहे होते हैं। सबरोटो बगची कहते हैं, हर इंसान जन्म से सेल्समैन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे जानता है और इस्तेमाल करता है और कोई इससे अनजान रहता है। सीख, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सेलिंग स्किल को इग्नोर मत कीजिए। यह आपकी लाइफ स्किल है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों या रिश्ते बना रहे हों। अब सवाल यह है कि सेलिंग सिर्फ एक टैलेंट है या इसे सीखा भी जा सकता है? यही जानेंगे अगले सेगमेंट में, द आर्ट ऑफ सेलिंग। तो बने रहिए वीडियो में। 2. सेलिंग की कला, द आर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं सेलिंग की कला की। कभी गौर किया है कि हमें कुछ चीजें खरीदने में बहुत मजा आता है, जबकि वही चीज कहीं और से लेने में मन नहीं करता? फर्क सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होता, फर्क होता है अनुभव में। मान लीजिए आप एक मोबाइल लेने गए। दुकान का पहला सेल्समैन आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन बताता है, बैटरी इतनी है, कैमरा इतना है, स्क्रीन इतनी बड़ी है, बस। लेकिन दूसरा सेल्समैन आपसे पूछता है, भाई आप ज्यादा फोटो खींचते हैं या गेमिंग करते हैं? आप कहते हैं, मुझे फोटो खींचना पसंद है। वो मुस्कुराकर कहता है, तो ये वाला फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका कैमरा लो लाइट में भी क्लियर फोटो देता है। अब बताइए, आप किससे खरीदना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरे वाले से, क्योंकि उसने आपकी जरूरत को समझा, आपके साथ रिलेशन बनाया। सबरोटो बगची कहते हैं कि सेलिंग की असली कला सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सुनने और जोड़ने में है। इमोशन समझना, कहानी बताना और भरोसा दिलाना, यही आर्ट है। सीख, ग्राहक से रिश्ता बनाइए, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो कोई भी बेच देगा, लेकिन अगर ग्राहक को लगा कि ये इंसान मुझे समझता है तो वो बार बार आपके पास लौट कर आएगा। तो अब सवाल उठता है, कला के बाद सेलिंग का विज्ञान, साइंस क्या है? क्या सिर्फ इमोशन और कहानी काफी है या इसके पीछे कोई ठोस स्ट्रैटेजी भी होती है? यही जानेंगे अगले सेगमेंट में। 3. सेलिंग का विज्ञान, द साइंस। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि सेलिंग एक कला है, यानी इमोशन और कनेक्शन की बात। लेकिन क्या सिर्फ इमोशन से कोई बड़ी कंपनी खड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे होता है साइंस ऑफ सेलिंग। हर सेल एक प्रोसेस है। कब कॉल करना है, कब ईमेल भेजना है, कब प्रोडक्ट ऑफर करना है, ये सब टाइमिंग पर डिपेंड करता है। इसके अलावा डेटा का रोल बहुत बड़ा है। कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, किस समय खरीदने की संभावना ज्यादा है, ये सब डेटा एनालिसिस से पता चलता है। जरा सोचिए, आपने अमेज़न पर जूते देखे और अगले ही दिन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, हे, आपके लिए 10% डिस्काउंट ऑन द सेम शूज। आप सोचते हो, वाह, मुझे याद भी रखा गया और सही समय पर ऑफर भी मिला। यह है सेलिंग का विज्ञान, कस्टमर की साइकोलॉजी प्लस डेटा का सही इस्तेमाल। सबरोटो बगची कहते हैं, सेल सिर्फ इमोशन से नहीं होती बल्कि साइंस और स्ट्रैटेजी के बिना अधूरी है। कस्टमर की जरूरत को डेटा से समझो, सही समय पर सही प्रोडक्ट दिखाओ और उसकी डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी को ध्यान में रखो। सीख, सेलिंग शाइंड साइंस प्लस डेटा प्लस एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी कभी न सेलिंग आर्ट काम आती है न साइंस, बल्कि ग्राहक को प्रभावित करने के लिए थोड़ी जादूगरी करनी पड़ती है।
कैसी जादूगरी? यही है अगला सेगमेंट, द विचक्राफ्ट ऑफ सेलिंग। चोर, सेलिंग की जादूगरी, द विचक्राफ्ट। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सेलिंग कला भी है और विज्ञान भी, लेकिन मान लीजिए आप किसी ग्राहक से जुड़ गए, आपने डेटा भी यूज कर लिया, फिर भी कभी कभी सेल को एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है। यहीं आता है द विचक्राफ्ट ऑफ सेलिंग, सेलिंग की जादूगरी। ये जादूगरी क्या है? ये है सरप्राइज फैक्टर प्लस, अनोखा अनुभव देना। कस्टमर को ऐसा लगे, वाह, ये तो मेरे लिए ही बना है। उदाहरण सुनिए, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिल के साथ आपको एक फ्री डेजर्ट मिल गया। छोटा सा सरप्राइज, लेकिन आप सोचते हो, वाह, इस जगह का ख्याल ही अलग है। अब आप सिर्फ तृप्त नहीं बल्कि डिलाइटेड महसूस करते हो। यही है जादूगरी, जहां ग्राहक आपकी उम्मीद से ज्यादा पाता है। सबरोटो बागची कहते हैं, ग्राहक को कभी कभी सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से जीतना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक आपके बारे में लोगों को खुद बताना चाहे। सीख, ग्राहक के लिए अनोखा अनुभव क्रिएट करो, क्योंकि प्रोडक्ट तो कॉपी हो सकता है, प्राइस मैच हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ जादू से ही आप लंबे समय तक ग्राहकों को अपने साथ रख सकते हैं? नहीं, असली खेल तो है भरोसे और ईमानदारी का। और यही है हमारा अगला सेगमेंट, ट्रस्ट इन सेलिंग। 5, ईमानदारी और भरोसा। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और सेल्समैन ने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन घर आकर पता चला कि प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं जैसा बताया गया था। अब आप क्या सोचेंगे? शायद आप ठगा हुआ महसूस करेंगे और दोबारा उस इंसान या ब्रांड से कभी खरीदना नहीं चाहेंगे। यही है फर्क, शॉर्टकट बनाम ईमानदारी। शॉर्टकट से आप एक बार सेल कर सकते हैं, लेकिन भरोसे के बिना लंबा खेल नहीं जीत सकते। सबरोटो बागची कहते हैं, ट्रस्ट इज द बिगेस्ट करेंसी इन सेलिंग। मतलब, अगर ग्राहक आप पर भरोसा करता है तो वो आंख बंद करके भी आपसे खरीदेगा, और यही भरोसा सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। उदाहरण देखिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई बार आप बिना प्रोडक्ट छुए सिर्फ ब्रांड के भरोसे से खरीद लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई दिक्कत हुई तो ये कंपनी रिफंड या रिप्लेसमेंट देगी। यानी असल में आप प्रोडक्ट नहीं बल्कि भरोसा खरीद रहे होते हैं। सीख, ईमानदारी और भरोसा ही वो नींव है जिस पर लंबी सेल्स रिलेशनशिप बनती है। ग्राहक को धोखा देकर आप एक बार जीत सकते हैं, लेकिन सच बोलकर और भरोसा बनाकर आप हमेशा जीतते हैं। लेकिन भरोसा बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? यह है सुनना, क्योंकि जब आप ग्राहक को ध्यान से सुनते हैं तो वो आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। और इसी पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट, द पावर ऑफ लिसनिंग। 6, सुनने की ताकत। दोस्तों, सबरोटो बागची कहते हैं, ग्रेट सेलर्स आर ग्रेट लिसनर्स। मतलब, जितना बड़ा सेल्समैन उतना बड़ा लिसनर। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें खास क्या है? असल में जब आप किसी ग्राहक को ध्यान से सुनते हैं तो वो खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है। उसे लगता है कि आप उसकी जरूरत को समझ रहे हो, और जब इंसान समझा हुआ महसूस करता है तो आधा भरोसा वहीं बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप कार खरीदने गए। पहला सेल्समैन लगातार बोलता जाता है, ये कार में ये फीचर है, इतना माइलेज है, इतनी स्पीड है, और आप चुपचाप सुनते रहते हो। अब दूसरा सेल्समैन पहले आपसे पूछता है, सर, आप ये कार फैमिली के लिए ले रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए? आप कहते हो फैमिली के लिए। तो वो तुरंत कहता है, तो आपको सेफ्टी और स्पेस चाहिए, है ना? यही मॉडल आपके लिए परफेक्ट है। बस आपको तुरंत कनेक्ट महसूस होता है, क्योंकि उसने सुना और आपकी जरूरत को समझा। यही है सुनने की ताकत। सबरोटो बागची कहते हैं, ग्राहक को समझना ये आधी सेल वहीं पूरी। क्योंकि अगर आप सुनकर उसके दर्द को, उसकी जरूरत को पकड़ लेते हैं तो प्रोडक्ट अपने आप बेच जाएगा। सीख, ज्यादा सुनो, कम बोलो, क्योंकि बोलकर आप अपनी बात बताते हैं, लेकिन सुनकर आप ग्राहक का दिल जीतते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं। कई बार आपको लोगों को इंस्पायर भी करना पड़ता है, उन्हें एक विजन बेचना पड़ता है, और यही है सेलिंग और लीडरशिप का कनेक्शन। आइए जानते हैं अगले सेगमेंट में। 7, सेलिंग और लीडरशिप। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हर बड़ा लीडर असल में एक बेहतरीन सेल्समैन क्यों होता है? क्योंकि लीडरशिप का मतलब है लोगों को अपने विजन पर यकीन दिलाना, और यह भी तो सेलिंग ही है, एक आइडिया बेचना, एक सपना बेचना। मान लीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर है, उसके पास एक नया ऐप बनाने का आइडिया है। अब उसे अपनी टीम को मोटिवेट करना है, इन्वेस्टर्स को पैसा लगवाना है और कस्टमर्स को उस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए मनाना है। सोचिए, यह सब कैसे होगा? सिर्फ तभी जब वो अपने विजन को बेच पाए। सबरोटो बागची कहते हैं, एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा सेल्समैन भी होता है, क्योंकि अगर लीडर अपनी टीम को कन्विंस ही नहीं कर पाया तो वो टीम मेहनत क्यों करेगी?
अगर वो इन्वेस्टर्स को एक्साइट ही नहीं कर पाया तो पैसा कौन लगाएगा? सीख, बेचना सीखो तो लीड करना आसान होगा। लीडरशिप में असली ताकत सिर्फ पावर में नहीं बल्कि लोगों को मनाने और जोड़ने की कला में है। लेकिन दोस्तों, एक बात और, सेलिंग सिर्फ विजन या प्रोडक्ट बेचने तक नहीं है। असली ग्रेटनेस तब है जब आप बेचते भी हो लेकिन सामने वाले की इज्जत और जरूरत का पूरा ख्याल रखते हो। और यही है हमारा अगला सेगमेंट, रिस्पेक्टफुल सेलिंग। 8, बेचो लेकिन इज्जत के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेलिंग का मतलब है किसी भी तरह ग्राहक को प्रोडक्ट धकेल देना, लेकिन असल में यह तरीका सिर्फ सामने वाले को इरिटेट करता है। आपने कभी ऐसे कॉल्स रिसीव किए होंगे जहां बैंक बार बार फोन करके कहता है, सर पर्सनल लोन लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए। भले ही आपको जरूरत ना हो, फिर भी वो आपको जबरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या होता है? आप अनॉयड हो जाते हैं और अगली बार उनकी कॉल भी नहीं उठाते। सबरोटो बगची कहते हैं, सेलिंग का मतलब है सही ग्राहक को सही प्रोडक्ट देना, न कि हर किसी को जबरदस्ती बेचना। यानी असली सेल्समैन वो है जो सामने वाले की जरूरत समझकर कहे, ये प्रोडक्ट आपके काम का है और ये शायद आपके लिए जरूरी नहीं। याद रखिए, ग्राहक को इज्जत देना, यूं भरोसा जीतना। जब ग्राहक को लगता है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, न कि सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश, तब वो आपकी कद्र करता है और बार बार आपके पास आता है। सीख, जबरदस्ती मत बेचो, मदद करो, क्योंकि सबसे लंबी सेल वही होती है जो रिश्ते और इज्जत पर टिकी हो। और दोस्तों, यही है इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज, सेलिंग कोई धंधा नहीं बल्कि रिश्ते बनाने और भरोसा जीतने की कला है। तो दोस्तों, सबरोटो बगची की किताब सेल हमें सिखाती है कि सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट धकेलना नहीं है, यह है रिश्ते बनाना, भरोसा पैदा करना और दूसरों की जरूरत को समझकर उनकी मदद करना। अगर आप ये स्किल सीख गए तो न सिर्फ बिजनेस में बल्कि जिंदगी के हर पहलू में आप सफल होंगे, क्योंकि याद रखिए, हर इंसान सेल्समैन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे समझकर इस्तेमाल करता है और कोई इसे अनदेखा कर देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपनी लाइफ में अब तक सबसे बड़ी कौन सी चीज बेची है? क्या वो आपका प्रोडक्ट था, कोई आइडिया, या फिर खुद को? भारत में 1947 में आजादी मिली, ये एक फैक्ट है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा पर शायद 5 मिनट बाद भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए बार बार जेल गया और करोड़ों लोगों को बिना हथियार लड़ने की ताकत दी, और फिर 15 अगस्त 1946 की सुबह देश ने आजादी की सांस ली, तो क्या हुआ? आपके दिमाग में एक चित्र बन गया, आपके अंदर इमोशन जग गया। यही ताकत है कहानी, स्टोरी, सीखी। मनोविज्ञान का राज हमारा दिमाग तथ्य, फैक्ट्स को तर्क, लॉजिक से प्रोसेस करता है, लेकिन कहानियों को हमारा दिमाग अनुभव, एक्सपीरियंस की तरह जीता है। इसलिए कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती हैं। यही वजह है कि आप किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन भूल सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको बताता है कि कैसे उस प्रोडक्ट ने उसकी जिंदगी बदल दी, वो आपको सालों याद रहता है। तो अब सवाल है, अगर आप अपने ग्राहक को इमोशन से जोड़ सकते हैं तो क्या वो सिर्फ सुनेंगे या खुद ही खरीदने के लिए प्रेरित होंगे? यही है स्टोरी टेलिंग का जादू, और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इसे कैसे मास्टर किया जाए। 2 हीरो की ताकत। क्या आपने कभी फिल्म देखी है जिसमें हीरो को बार बार दिखाया जाए और डायरेक्टर खुद स्क्रीन पर आकर बोले, देखो मैं कितना कमाल हूं? आप बोर हो जाएंगे, है ना? ठीक वैसा ही सेल्स में भी होता है। बहुत सारे लोग अपनी सेल्स पिच में सिर्फ अपने बारे में बोलते रहते हैं। हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, हमारे प्रोडक्ट में इतने फीचर्स हैं, हमने इतने अवार्ड जीते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कस्टमर को आपकी कहानी नहीं चाहिए, उसे अपनी कहानी चाहिए। हीरो कौन है? असली हीरो आप नहीं, आपका कस्टमर है। वो अपनी समस्याओं, अपने सपनों और अपनी जर्नी का हीरो है। आपका रोल सिर्फ एक गाइड का है जो उसकी मदद करता है। जैसे स्टार वॉर्स में लूक स्काईवॉकर हीरो है और योडा बस उसे रास्ता दिखाने वाला गाइड। सेल्स में भी आप वही योडा हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक फिटनेस कोच हैं। अगर आप कहते हैं, मैंने 500 लोगों को ट्रेन किया है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सुनकर कस्टमर सोचता है, अच्छा तो क्या? लेकिन अगर आप कहते हैं, आप थकान से परेशान रहते हो, सोचो अगर 6 हफ्तों बाद आप बिना थके सीढ़ियां चढ़ सको, ऑफिस में दिन भर फ्रेश महसूस करो और अपने बच्चों के साथ खेल पाओ, यही मेरी ट्रेनिंग का असली रिजल्ट है। अब देखिए फर्क, यहां कस्टमर को अपनी जिंदगी का हीरो बना दिया गया। तो याद रखिए, हीरो हमेशा कस्टमर होता है और आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक मैजिक टूल है जो उसे जीत दिलाता है। लेकिन कहानी सिर्फ हीरो दिखाने से पूरी नहीं होती। एक असली हीरो तब निखरता है जब उसकी समस्या साफ नजर आती है। तो अगले हिस्से में हम जानेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे पेंट किया जाए ताकि कस्टमर आपकी बात से बंध जाए। 3. प्रॉब्लम को पेंट करो। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बेहतरीन पेन है, लो खरीद लो,
तो शायद आप कहेंगे नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं, कल जब आप इंटरव्यू देने गए और आपका पेन बार बार लिखना बंद कर रहा था और आप परेशान होकर बार बार बोरोड पेन मांग रहे थे, याद है? अगर आपके पास ये पेन होता तो वो शर्मिंदगी कभी नहीं होती। अब फर्क देखिए, पहली बार मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बताया, दूसरी बार मैंने आपका दर्द, प्रॉब्लम दिखा दिया। और इंसान सबसे पहले दर्द से छुटकारा चाहता है। मनोविज्ञान का राज डॉट कहानी तभी असर करती है जब समस्या इतनी गहरी और रिलेटेबल लगे कि कस्टमर सोचे, हां, यही तो मैं झेल रहा हूं। जब तक आप दर्द नहीं दिखाएंगे, कस्टमर को लगेगा मुझे तो किसी सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं। एग्जाम्पल 1, फिटनेस कोच। अगर आप फिटनेस कोच हैं और बस कहें मैं वेट लॉस में मदद करता हूं, तो असर कम होगा। लेकिन अगर आप कहें सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, ऑफिस में चेयर से उठते ही कमर दर्द होता है और रात को नींद पूरी नहीं होती, यही वो प्रॉब्लम है जो आपकी एनर्जी चुरा रही है, अब कस्टमर सिर हिलाने लगेगा, हां, ये सब तो मेरे साथ भी होता है। एग्जाम्पल 2, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बेचते हैं और कहें हमारा सॉफ्टवेयर बहुत तेज है, तो ये जेनेरिक लगेगा। लेकिन अगर आप कहें आपके एम्प्लॉइज रोज 2 घंटे सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने में गंवा देते हैं, सोचो अगर वो 2 घंटे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या सेल्स में लगें तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज होगी। यहां आपने सीधा पेन पॉइंट पेंट कर दिया। तो याद रखिए, जितना गहराई से आप दर्द दिखाएंगे, उतना ही कस्टमर आपका सॉल्यूशन अपनाने के लिए मजबूर होगा। प्रॉब्लम को पेंट करना मतलब है कस्टमर को उसकी ही कहानी सुनाना। लेकिन हर कहानी में सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं होता। अगला मजा आता है जब हम उस प्रॉब्लम को एक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज में बदल देते हैं। तो सेगमेंट 4 में हम जानेंगे कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज का जादू क्या है। 4, कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज। जरा सोचिए, अगर किसी फिल्म की कहानी यूं हो, हीरो सुबह उठा, कॉफी पी, ऑफिस गया और दिन खत्म हो गया, क्या आप वो फिल्म देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है और कहानी बिना संघर्ष के फीकी और बोरिंग लगती है। सेल्स और स्टोरी का असली ट्विस्ट। आपके कस्टमर की जिंदगी में भी यही होता है। अगर आप सिर्फ कहें ये प्रोडक्ट लो, सब आसान हो जाएगा, तो बात उतनी असरदार नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप दिखाएं अगर आपने आज ये स्टेप नहीं लिया तो आने वाले महीनों में आपको वही प्रॉब्लम और बड़ी होती दिखेगी, तभी कस्टमर सीरियसनेस से सोचेगा। एग्जाम्पल 1, फिटनेस कोच। मान लीजिए आप वेट लॉस कोचिंग बेच रहे हैं। सिर्फ इतना कहने से आपका वजन कम होगा, शायद असर न हो। लेकिन अगर आप कहें अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो अगले साल आपका कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा, डॉक्टर की वार्निंग्स और सख्त होंगी और एनर्जी इतनी कम होगी कि अपने बच्चों के साथ खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। यहां आपने कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज दोनों दिखा दिए। एग्जाम्पल 2, सॉफ्टवेयर कंपनी। अगर आप कहें हमारा सॉफ्टवेयर काम तेज करता है, तो यह नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर आप कहें आज आपकी टीम रोज 2 घंटे मैनुअल काम कर रही है, अगर आपने सॉल्यूशन नहीं लिया तो अगले साल ये 2 घंटे रोज बढ़कर 3 घंटे हो जाएंगे और कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। यहां आपने फ्यूचर का खतरा और संघर्ष पेंट किया। कहानी में कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कस्टमर को अर्जेंसी महसूस कराते हैं। ये दिखाते हैं कि एक्शन न लेने की कीमत कितनी भारी हो सकती है और यही टेंशन कस्टमर को सॉल्यूशन की तरफ धकेलती है। लेकिन हीरो की जर्नी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पर खत्म नहीं होती। हर अच्छी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां सॉल्यूशन सामने आता है और सब बदल जाता है। तो सेगमेंट 5 में हम जानेंगे कैसे सॉल्यूशन को इस तरह पेश करें कि कस्टमर बोले बस यही तो चाहिए था। 5 समाधान, सॉल्यूशन दिखाओ। हर कहानी में एक पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। हीरो संघर्ष कर रहा होता है, हार मानने ही वाला होता है और तभी उसे सॉल्यूशन मिल जाता है। यही है टर्निंग पॉइंट। सेल्स में भी यही मैजिक मोमेंट होता है। यहीं आप दिखाते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आइडिया कस्टमर की जिंदगी को कैसे बदल देगा। सॉल्यूशन कैसे दिखाए? ध्यान रहे, कस्टमर फीचर्स नहीं खरीदता, वो फ्यूचर, भविष्य खरीदता है। मतलब मत कहो हमारा सॉफ्टवेयर तेज है, इसमें 20 ऑप्शंस हैं। कहो इस सॉफ्टवेयर से आपकी टीम रोज 2 घंटे बचाएगी, मतलब साल में 500 प्लस घंटे। सोचो ये एक्स्ट्रा टाइम आपकी ग्रोथ में कितना फर्क लाएगा। एग्जाम्पल 1, फिटनेस कोच। सिर्फ मत कहो मैं आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा, डाइट दूंगा, बल्कि कहो 6 हफ्तों बाद आप मिरर में खुद को देखकर प्राउड महसूस करेंगे। आपके कपड़े ढीले होंगे, एनर्जी दोगुनी होगी और आप वो काम कर पाएंगे जो आज थकान की वजह से टाल देते हैं। यहां आपने फीचर्स, डाइट प्लस एक्सरसाइज नहीं बेचे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन, नई जिंदगी बेची। एग्जाम्पल 2,
एजुकेशन कोर्स। सिर्फ मत कहो हमारा कोर्स 20 घंटे का है, इसमें 15 मॉड्यूल्स हैं, बल्कि कहो कोर्स खत्म होते ही आप कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश बोल पाएंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे और वो जॉब पाएंगे जिसका सपना देख रहे थे। यानी प्रोडक्ट नहीं, उसका असर, रिजल्ट। बेचो। तो याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अपने बेहतर वर्जन को खरीदते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना। यही वो पल है जहां कस्टमर कहता है बस यही चाहिए था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर सॉल्यूशन बहुत अच्छा भी हो, फिर भी लोग अक्सर सोचते हैं क्या ये सच में मेरे लिए काम करेगा। यही काम आता है पर्सनल टच और असली एग्जाम्पल्स। तो सेगमेंट 6 में हम जानेंगे कैसे सॉल्यूशन को पर्सनल और रियल बनाया जाए ताकि कस्टमर पूरी तरह ट्रस्ट कर ले। 6. व्यक्तिगत बनाओ, मेक इट पर्सनल। आपने नोटिस किया होगा जब कोई आपसे कहता है 95% लोग इस प्रोडक्ट से खुश हैं, तो सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन जब वही इंसान आपको यह कहता है मेरे एक क्लाइंट अमित जो रोज सीढ़ियां चढ़ते ही हांफने लगते थे, 6 हफ्ते बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ फुटबॉल मैच खेला और पहली बार बिना थके हंसते हुए बोले यार अब तो मैं फिर से जवान लग रहा हूं। तो बताइए आपको ज्यादा क्या असर करेगा, डेटा या अमित की कहानी? साइकोलॉजी बिहाइंड पर्सनलाइजेशन। लोग नंबर्स से इंस्पायर्ड होते हैं लेकिन स्टोरीज से जुड़ते हैं, क्योंकि दिमाग स्टैटिस्टिक्स को लॉजिक से समझता है पर स्टोरीज को इमोशनली एक्सपीरियंस करता है। इसलिए जब आप अपने प्रोडक्ट की बात करें तो सिर्फ डेटा या फीचर्स न दें, बल्कि किसी रियल इंसान की जर्नी सुनाएं। एग्जाम्पल वेइंग, फिटनेस कोच। मत कहो हमारे 100 क्लाइंट्स ने वेट लूज किया, कहो मेरी क्लाइंट नेहा शादी से पहले अपनी शादी की ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही थी। वो बहुत नर्वस थी, लेकिन 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपनी ड्रेस आराम से पहन ली और शादी वाले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। एग्जाम्पल 2, सॉफ्टवेयर कंपनी। मत कहो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कहो मेरे एक क्लाइंट की टीम रोज 3 घंटे रिपोर्ट्स बनाने में गंवाती थी। 1 महीने हमारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने वही समय नए कस्टमर्स लाने में लगाया और सेल्स 30% बढ़ गई। अब वो कहते हैं कि रिपोर्ट बनाने की झंझट उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। डेटा इंप्रेस करता है लेकिन स्टोरीज कनेक्ट करती हैं। असली कहानियां सुनाकर आप कस्टमर को ये मेरी भी कहानी हो सकती है वाली फीलिंग देते हैं, और जब वो खुद को उस कहानी में देखने लगे तभी असली ट्रस्ट बनता है। लेकिन सिर्फ पर्सनल स्टोरीज ही काफी नहीं है। कहानी को यादगार और असरदार बनाने के लिए उसे सही स्ट्रक्चर में सुनाना जरूरी है। तो सेगमेंट 7 में हम जानेंगे कैसे 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर से आपकी स्टोरी सिंपल, पावरफुल और यादगार बन सकती है। 7 सरल स्ट्रक्चर 3 एक्ट स्टोरी। क्या आपने नोटिस किया है कि लगभग हर ब्लॉकबस्टर फिल्म, हर इंस्पायरिंग कहानी और हर सक्सेसफुल पिच एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है? और वो स्ट्रक्चर है 3 एक्ट स्टोरी। फिलिप हम कहते हैं कि अगर आप इस सिंपल फॉर्मूला को अपनाएं तो आपकी कहानी क्लियर, इंगेजिंग और यादगार बन जाएगी। एक्ट 1, शुरुआत, हीरो प्लस प्रॉब्लम। यहां आप इंट्रोड्यूस करते हैं हीरो कौन है, यानी आपका कस्टमर, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। एग्जाम्पल, फिटनेस कोच। राहुल एक यंग IT प्रोफेशनल हमेशा थका थका महसूस करता था। ऑफिस में 2-2 घंटे बैठकों में जम्हाइयां लेता था और घर पहुंचते ही बिस्तर पर ढेर हो जाता था। यहां आपने हीरो और उसकी प्रॉब्लम क्लियर कर दी। एक्ट 2, मध्य, संघर्ष प्लस असफलताएं। अब कहानी में कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल दिखाइए, यानी कस्टमर ने पहले क्या क्या कोशिशें की और क्यों वो काम नहीं आई। एग्जाम्पल, राहुल ने कई बार जिम ज्वाइन किया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। डाइट प्लान्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि 2 हफ्ते बाद छोड़ देता था। हर बार कोशिश करता और हर बार हार मान लेता। यहां ऑडियंस सोचती है ये तो मेरे जैसा ही है। एक्ट 3, अंत, सॉल्यूशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। अब लाते हैं टर्निंग पॉइंट, सॉल्यूशन। यही वह जगह है जहां आपका प्रोडक्ट या सर्विस हीरो की जिंदगी बदल देता है। एग्जाम्पल, फिर राहुल ने हमारा सिंप्लीफाइड फिटनेस प्लान अपनाया, शॉर्ट वर्कआउट्स प्लस आसान डाइट टिप्स। सिर्फ 2 महीने बाद वो खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगा। अब वो हर दिन कॉन्फिडेंट है और ऑफिस में सबसे एक्टिव रहता है। यहां आपने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। Why 3 Act वर्क्स। ये स्ट्रक्चर सिंपल है, दिमाग तुरंत पकड़ लेता है। इसमें इमोशन भी है और लॉजिक भी, और सबसे जरूरी, इसमें कस्टमर खुद को कहानी में देख पाता है। हर स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। 3 स्टेप्स काफी हैं, हीरो की प्रॉब्लम, उसका संघर्ष और सॉल्यूशन से आई जीत। सिंपल स्ट्रक्चर, पावरफुल स्टोरी। लेकिन कहानी सिर्फ सुनाई जाने के लिए नहीं होती। असली मकसद है कस्टमर को एक्शन लेने पर मजबूर करना।
तो सेगमेंट 8 में हम जानेंगे कैसे कहानी का अंत हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन से होना चाहिए। 8 एक्शन की ओर ले जाओ। अब तक हमने देखा कि कहानी कैसे बनती है, हीरो कौन है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं और आखिर में सॉल्यूशन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। लेकिन सोचिए, अगर कहानी यहां ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? कस्टमर बस सुनकर इंस्पायर तो हो जाएगा पर अगला कदम नहीं उठाएगा और कहानी बिना एक्शन के अधूरी रह जाती है। कॉल टू एक्शन क्यों जरूरी है? कस्टमर को रास्ता दिखाना पड़ता है। अगर आप क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे तो कस्टमर कंफ्यूज रहेगा। एक सिंपल सा सवाल हमेशा रह जाएगा, अब मुझे करना क्या है? इसीलिए हर कहानी का लॉजिकल एंड होता है, एक एक्शन स्टेप। एग्जाम्पल 1, फिटनेस कोच। मत कहो तो ये था फिटनेस का इंपॉर्टेंस। कहो, अगर आप भी वही एनर्जी और कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं जैसा राहुल ने पाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और आज ही 7 डे फ्री ट्रायल शुरू करें। पहला कदम अभी उठाइए। एग्जाम्पल 2, सॉफ्टवेयर कंपनी। मत कहो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कहो, क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम रोज 2 घंटे बचाए और कंपेटिटर से आगे निकले? तो अभी डेमो बुक करें, लिंक नीचे है। एग्जाम्पल 3, एजुकेशन कोर्स। मत कहो इंग्लिश सीखना जरूरी है। कहो, अगर आप भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अभी फ्री इंट्रो क्लास ज्वाइन कीजिए। सीटें लिमिटेड हैं, मौका हाथ से जाने से पहले कदम उठाइए। कहानी सिर्फ इंस्पायर करने के लिए नहीं होती, गाइड करने के लिए होती है। एक्शन स्टेप जितना सिंपल और क्लियर होगा, कस्टमर उतनी जल्दी मूव करेगा। कॉल टू एक्शन के बिना आपकी पूरी मेहनत अधूरी रह जाती है। तो याद रखिए, हीरो को दिखाइए, प्रॉब्लम पेंट कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट से टेंशन बढ़ाइए, सॉल्यूशन से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाइए और आखिर में हमेशा एक क्लियर एक्शन की ओर ले जाइए। क्योंकि असली जीत सिर्फ कहानी सुनाने में नहीं है, असली जीत है जब कहानी किसी की जिंदगी बदल देती है। तो अब आपके पास पूरी रेसिपी है। हीरो हमेशा आपका कस्टमर होता है। प्रॉब्लम को पेंट करो और कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ, सॉल्यूशन को ट्रांसफॉर्मेशन की तरह पेश करो और कहानी का अंत हमेशा एक क्लियर एक्शन स्टेप से करो। याद रखिए, लोग फैक्ट्स नहीं खरीदते, अपना बेहतर वर्जन खरीदते हैं और उस बेहतर वर्जन तक पहुंचाने का रास्ता है आपकी कहानी। याद है माइकल जॉर्डन क्या बोला? माइकल छोटा बच्चा बचपन से बोलता था कि माइकल कभी नहीं बोला नहीं होगा, हमेशा बोला सोचो कैसे होगा।